तो सबसे पहले आओ ये हम एक बार रीमा मैम के साथ देखते हैं। लाइट ऑन हुई और ध्यान से देखो, ये जो अंकल हैं वो सिर्फ 150 डिग्री का व्यू ले पाते होंगे। इसको हमने ग्राइंडर पर लगा दिया। अब एक बार से घुमाते हैं। आप इसे घर पे ट्राई मत करना कि यार इसके पेपर कभी कभार टूट जाते हैं, फट जाते हैं। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज का फाइनली वन शॉट है ह्यूमन आई का। आई होप आप सबको पता हो कि हम लोग इस साल यानी 2023-24 के सेशन से नए वन शॉट्स लेके आए हैं, जहाँ पे हम लोग हर एक फिज़िक्स और केमिस्ट्री की चीज़ों को एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाने वाले हैं, जिसका पहला वन शॉट अपलोड हो चुका है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा वीडियोस में। और वहाँ पे भी हमने एक्सपेरिमेंट के साथ, पूरे सेटअप के साथ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को शूट किया है और आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और हर एक सेशन के बाद, हर एक एक्सपेरिमेंट वन शॉट्स के बाद हम लोग लाइव सेशन भी लेते हैं उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा एक बार स्केड्यूल बताऊं तो लास्ट वेडनेसडे मैंने वन शॉट डाला था लाइट का, और फिर हमने मंडे, अगर आप आज ही, यानी कि हम हर वेडनेसडे लगभग डाल रहे हैं वन शॉट, ऐसा प्लान है, और हर मंडे फिर ले रहे हैं उसी चैप्टर का एक लाइव सेशन जहां पे उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जैसे कि आज हम लोग ह्यूमन आई का वन शॉट के लिए यहाँ पे मिले हैं, और आज अगर हम ये वन शॉट पूरा आप देख लेते हैं तो मंडे को, अगर आज जैसे ये अपलोड हुआ है वेडनेसडे को और आप इसे वेडनेसडे को ही देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो थर्सडे फ्राइडे तक इसे पूरा देख ले, क्योंकि मंडे को, सैटरडे संडे आप इसको खुद से रिवाइज करें, क्योंकि मंडे को हम ह्यूमन आई का लाइव सेशन लेने वाले हैं रात को 9 बजे। हर मंडे में रात को 9 बजे लाइव आता हूँ, जहाँ पे जाके हम लोग सेम इसी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं, और वहाँ पे भी अपना अलग मज़ा आता है। खैर, आगे बढ़ते हैं आज और वन शॉट को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सेटअप देख रहे हैं, जो नए हैं यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे भी एक कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे तो एक कैमरा है ही, और हम इन दोनों कैमरा की मदद से इस चैप्टर के टॉपिक्स के बीच बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। आपको शायद दिख रहा हो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राइंडर भी है। ये सबसे मज़ेदार आज का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, और इस चैप्टर में ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो बिना सामान के भी डेमोन्स्ट्रेट मैं करूँगा हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी ऑर्गन्स की मदद से। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रीमा मैम के साथ भी होने वाला है। चलो आओ, वो तो बात की बात है, लेकिन ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का नाम है। चैप्टर का हिंदी अनुवाद हो गया इंसानी आंख और उसकी रंगीन दुनिया। ओ माय गॉड, इंसानी आंख और उसकी रंगीन दुनिया। जब तक मैं चैप्टर शुरू करता हूँ, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने ये आंख किसकी लगाई होगी। जल्दी से आप सबसे पहले, अगर जो नया स्टूडेंट है उसको बता दूं, हम कमेंट सेक्शन पे जो ही मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप टाइम स्टैम्प के साथ, जैसे अभी 3 मिनट कुछ सेकंड हो रहे होंगे, तो टाइम स्टैम्प के साथ आपको अपने वहाँ पे आंसर देने होते हैं, ताकि हमारा इंटरेक्शन और बढ़ सके। तो जल्दी से बताइए, अगर आप मुझे जानते हैं कि ये मैंने किसकी आंख लगाई है। बिल्कुल गलत जवाब। मैंने अपने घर वालों सबसे पूछा कि बताओ ये किसकी आंख है, और सब ने कहा ये नोरा फतेही की आंख है, बट एक्चुअली में नोरा फतेही की आंख बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता था आप लोग ये सोचोगे, मैंने ढूंढी थी, सच बता रहा हूँ। अगर मैं आपको अपनी गूगल हिस्ट्री दिखा पाता, जो कि मैं नहीं दिखा सकता, नो, पर अगर मैं दिखा पाता तो मैंने वहाँ पे सर्च किया हुआ है नोरा फतेही की आंख, मतलब ऐसे सर्च नहीं किया, नोरा फतेही आई सर्च किया था, बट वहाँ पे मुझे कोई अच्छी फोटो नहीं मिली, तभी मुझे एक ये सुंदर सी आंख मिल गई और मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर ह्यूमन आई की अगर हम लोग बात करें, तो ह्यूमन आई का ये साइड व्यू है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये हमारा फ्रंट व्यू, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना। अब हम ह्यूमन आई के बारे में मेनली बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या चीज़ है, मान लो अगर मैं आई को, आईलिड, ये जो चीज़ है वो तो आईलिड है, इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं आंख को टच करता हूं, तो जिस लेयर को मैं टच करूंगा आंख को, वो है कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आई के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है प्यूपिल, जस्ट पीछे होता है प्यूपिल। कमाल की बात यह, दुनिया में हर एक इंसान का ये जो प्यूपिल होता है ये ब्लैक कलर का होता है दुनिया, और आपको मैं रीज़न भी दूंगा क्यों। दुनिया में हर एक इंसान का,
हर एक इंसान का ये जो प्यूपिल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। सबका फंक्शन ही पढ़ेंगे। फिर प्यूपिल के आसपास आता है आइरिस। आइरिस जो है, प्यूपिल ये है, आइरिस ये है। आइरिस सबका अलग अलग कलर का हो सकता है। ये प्यूपिल है, ये आइरिस है, ये सबका अलग अलग कलर का हो सकता है। जैसे कि इन मोहतरमा जी का आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का है, मेरा जैसे कि ब्लैक कलर का है, किसी किसी का ये ब्राउन कलर का भी होता है ना। जैसे कि आपने गाना भी सुना होगा, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, ऐसे ही नीली आंखों में ये दिल डूबा, ऐसे ही कुड़िए नी तेरी, नहीं सॉरी, कुड़िए नी तेरी वाइब होता है वो तो। बट कहने का मतलब आप सब जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग आंखों के रंग है। वो रंग एक्चुअली में किसके होते हैं? आइरिस के होते हैं। और आपको ये जानना, अभी जानेंगे भी हम, कि ह्यूमन आई की वर्किंग में उसके आइरिस के कलर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर इन दीदी की आंख अगर नीली है और मेरी अगर काली है तो इससे वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। इसके जस्ट पीछे एक लेंस होता है जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस या फिर इसको हम लोग आई लेंस भी कहते हैं। इसको हम क्रिस्टलाइन लेंस या फिर इसको हम आई लेंस भी कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं कन्वेक्स जैसी शेप का होता है। हम इसे एग्जैक्ट कन्वेक्स कभी भी किताब में नहीं लिखते क्योंकि ये एग्जैक्ट कन्वेक्स नहीं होता है। अगर आपको डायग्राम थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, ब्लर तो नहीं दिख रहा होगा लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट की सेटिंग ब्लैक पीपीटी के साथ थोड़ी सी कर रखी है। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, कट कॉपी पेस्ट है। तो ये कन्वेक्स लेंस लगभग कन्वेक्स लेंस की शेप का है अगर मैं आउटलाइन बनाऊं, पर ये एग्जैक्टली कन्वेक्स लेंस नहीं होता है। इसलिए कोई भी किताब इसे कन्वेक्स तो नहीं लिखती और ना ही लिखना चाहिए, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये कन्वेक्स लेंस है। और क्योंकि हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं तो कन्वेक्स लेंस के बारे में हम जो बातें जानते हैं वो यहाँ पे काम भी आएंगी। तो ये बात ध्यान रखना कि इसकी शेप लगभग लगभग कन्वेक्स शेप है। और इस लेंस के आसपास कुछ मसल्स होते हैं जिन्हें सिलेरी मसल्स कहते हैं। इनका भी कुछ ना कुछ काम है। लेंस के आसपास कुछ मसल्स होते हैं, इन्हें सिलेरी मसल्स कहते हैं। अभी जो कॉर्निया है और लेंस है, इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम एक्वास हिमियर होता है। फिर हमारे आई बॉल के लास्ट में एक स्क्रीन होती है जिसको हम पर्दा कह सकते हैं। जैसे कि हमारे मूवी थिएटर्स में स्क्रीन होती है जहाँ पे जाके हमारी इमेज फॉर्म होती है ना, प्रोजेक्टर इमेज को फॉर्म करता है स्क्रीन पे, ऐसे हमारी भी इमेज बनने वाली है यहाँ पे रेटिना में। अब रेटिना के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। उन सेल्स का नाम होता है रॉड्स और कोन्स, है ना। इनका नाम रॉड्स और कोन्स इसलिए है क्योंकि इनकी शेप कहीं ना कहीं रॉड्स और कोन जैसी होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ नर्व्स निकलते हैं, इन्हें ऑप्टिक नर्व्स या ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं, जो कि ब्रेन तक इमेज को ले जाती हैं, जो कि ब्रेन तक इमेज को ले जाएंगी, वो हम देखेंगे अभी। और हमारे पास रेटिना और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड है जिसका नाम है विट्रस हिम्योर, है ना भाई। ऑल दो हमारी एनसीईआरटी ने लेबल नहीं किया, लेकिन जहाँ पे हमारी ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना मिलते हैं, यानी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी ऑप्टिकल नर्व्स और रेटिना मिलते हैं, इसे ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी ने मार्क नहीं किया है, बट इसको ब्लाइंड स्पॉट जो है वो कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक बेसिक आया कि हमारी आंख कैसी दिखती है। आओ अब एक एक करके सबका फंक्शन जो है वो पढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे कॉर्निया से बात करते हैं शुरू। अब कॉर्निया का क्या फंक्शन है? देखो, कॉर्निया क्योंकि हमारी आई का सबसे पहला वाला पार्ट है, मैं जो भी आपको बोलने जा रहा हूँ वो सब यहाँ पे लिखा रहेगा, तो वो उसके लिखने में टाइम अभी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया मेरी आई बॉल का वो वाला हिस्सा है जिसमें अगर मैं अपने आँख के अंदर उंगली डालता हूँ, जो कि आप नहीं करोगे, तो जिसको मैं टच करूंगा वो एक्चुअली में कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया का क्या काम है? इसका ओरिजिनल फंक्शन जो है कॉर्निया का, वो है हमारी आंखों में अल्ट्रा वायलेट रेज को जाने से रोकना। हमारी आंखों में देखो, आप सबको पता है कि इस टीवी से भी अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही होंगी, इन लाइट से भी निकल रही होंगी, ऑल्दो ये बहुत कम है बट हैं। तो कॉर्निया उस अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकता है। बट आप सबको पता है सन से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, ऑल्दो उसमें से मेजरली अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन लेयर ब्लॉक कर देते हैं, बट फिर भी काफ़ी अमाउंट। और अल्ट्रा वायलेट रेज भी अलग टाइप की होती हैं, टाइप ए टाइप बी, हम बड़े होकर पढ़ेंगे। तो कुछ अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पे आती हैं, तो उससे हमारी आँख को बचाने का जो काम है वो कॉर्निया का है। तो कॉर्निया आंखों में अल्ट्रा वायलेट रेज आने से रोकती है, बट इसके सेकेंडरी फंक्शंस भी हो जाते हैं। जैसे कि इसका एक और फंक्शन भी होता है कि हमारी आंखों में डस्ट पार्टिकल वगैरह जाने से रोकता है, क्योंकि आई के ऊपर की एक लेयर है लाइक लेमिनेशन, लाइक आप
जैसे कि किसी चीज़ों के ऊपर लेमिनेट करवा लेते हो, लाइक मोबाइल फ़ोन का कवर एक प्रकार से, है ना। और ये हमारे आई बॉल के साइज़ को, उसकी शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये पूरी आई बॉल के ऊपर की एक लेयर है। बट इसका मेन क्या है, देखो, क्या मैं इसको कान में खुजली करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, बट ये इसका मेन फंक्शन नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। कोई भी इसको कान में खुजली खरीदने के लिए नहीं खरीदेगा, कोई भी खुजली करने के लिए थोड़ी ना परचेस करता है इसको। ऐसे समझना, क्या घटिया एग्जांपल दे। बिल्कुल ऐसे ही कॉर्निया का मेन फंक्शन अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे कि ये आई बॉल के साइज को मेंटेन करता है। इसका मेन फंक्शन है अल्ट्रा वायलेट रेस को जाने से रोकना, वो उसके सेकेंडरी फंक्शन है कि डस्ट पार्टिकल वगैरह को भी रोक देता है। तो ये हो गया कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे आता है प्यूपिल। अब दुनिया में सबका प्यूपिल ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्या रीज़न है? तो आंसर, दुनिया में सबका प्यूपिल ब्लैक कलर का इसलिए होता है क्योंकि प्यूपिल ही वो जगह है जहाँ से जो लाइट है वो अंदर एंटर करती है। और आप सबको मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाया था कि जो ब्लैक चीज़ें होती हैं वो ना के बराबर रिफ्लेक्शन करती हैं, या ब्लैक कलर एक्चुअली में सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये रीज़न है कि इस कमरे में एक्वेस्टिक ब्लैक कलर के, मैंने यहाँ पे ब्लैक चार्ट लगाया हुआ है ताकि रिफ्लेक्शन ना हो, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो या एब्जॉर्ब हो। तो प्यूपिल ब्लैक कलर का इसलिए होता है क्योंकि जब भी यहाँ पे लाइट गिरती है तो सारी लाइट अंदर चली जाती है, लाइक अ ब्लैक होल, कुछ भी वापस नहीं आता है, इसलिए ये ब्लैक कलर का होता है। और लाइट ऑब्वियस बात है अंदर जाके पीछे जाती है। पीछे क्या होता है बात करेंगे, लेकिन ये प्यूपिल है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, प्यूपिल तो बस एक दरवाज़ा है, प्यूपिल तो बस एक गेट है। प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा कैसे किया जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आओ जरा समझे। पहली बात तो यही हम रीमा मैम के साथ एक एक्सपेरिमेंट में देखने भी वाले हैं। बट उससे पहले अगर मैं कहूँ कि ये प्यूपिल है, जो कि है, तो जब मैं एक ऐसे कमरे में होऊंगा जहाँ पे लाइट सफिशिएंट हो, जैसे इस कमरे में अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, इधर एक बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है, इधर एक बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है, ऊपर काफ़ी लाइट्स हैं, नीचे भी ऑल दो एक है लेकिन वो भी मैंने बंद कर रखी क्योंकि सामने एक्सपेरिमेंट का सामान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट है, जिसकी वजह से मेरा जो प्यूपिल होगा उसका साइज नॉर्मल होगा, उसका साइज नॉर्मल होगा। लेकिन अगर मैं इस कमरे की लाइटों को बंद कर देता हूँ और सिर्फ ये बोर्ड ऑन रखूँगा, या ये बोर्ड भी बंद कर दूँ और मुझे कुछ देखना हो, तो कमरे में लाइट बहुत कम होगी, जो भी थोड़ी बहुत बाहर से आ रही होगी या डेस्कटॉप से आ रही होगी। द पॉइंट इज़ कि लाइट बहुत ज़्यादा कम होगी। और अगर इस कमरे में लाइट बहुत ज़्यादा कम हुई तो मेरी आँख में लाइट कम एंटर करेगी, तो प्यूपिल अपने साइज़ को बढ़ाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? प्यूपिल एक गेट है यार। जब देखो, जब हम स्कूल में जाते हैं, सुबह सुबह जब छुट्टी होती है, सुबह सुबह छुट्टी होती है, सॉरी, सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल के अंदर एंटर कर रहे होते हैं तो हमारा मेन गेट खुला रहता है, और जब छुट्टी होती है तब भी मेन गेट खुला रहता है। लेकिन उस बीच दौरान जब एक दो बच्चे आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, पेरेंट्स आ रहे होते हैं, कोई सामान आ रहा है, कोई टीचर आ रहा है, तो छोटा वाला ही गेट खोल के और बंद करके रखते हैं, मानते हो ना। तो ऐसे ही जब हमारी आंख में कम लाइट जा रही होती है, आसपास लाइट बहुत कम होती है, तो प्यूपिल का साइज बहुत बड़ा होता है, और जब आसपास लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। तो ये काम प्यूपिल का है। देखो, प्यूपिल तो एक गेट है। अब हमारे स्कूल में गेट को खोलने और बंद, हमारा स्कूल में गेट अपने आप थोड़ी ना खुलता और बंद होता है, उससे गार्ड भैया खोलते या बंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्यूपिल के लिए जो गार्ड भैया हैं उनका नाम है आइरिस। तो आइरिस का काम एक्चुअली में है प्यूपिल को, आइरिस बल्ब बेसिकली मसल्स हैं जो प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करती हैं। जब इनको लगता है कि लाइट कम है तो ये प्यूपिल को बड़ा कर देती हैं और खींच देती हैं। जब इनको लगता है लाइट बहुत ज़्यादा है तो ये साइज को कम कर देती है ना। तो सबसे पहले आओ ये हम एक बार रीमा मैम के साथ देखते हैं। मैं मैम को बुलाता हूँ। अच्छा, अगेन मैं टाइम बचाने के लिए वीडियो में कट्स मार दूंगा, ठीक है ना। मैं मैम को बुलाता हूँ और इस एक्सपेरिमेंट को हम फ़ोन से रिकॉर्ड करके यहाँ पे बीच में डालेंगे, क्योंकि ये कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा उस चीज़ को। चलिए, तो अभी कमरे की लाइट बंद है, लेकिन मैं एकदम से लाइट ऑन करूंगा और ध्यान से देखना, ये लाइट ऑन हुई और ध्यान से देखो, खासकर मेरी लेफ्ट आई का कॉर्निया, सॉरी प्यूपिल, कैसे छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और छोटा हो गया, है ना। तो मैं रीमा मैम के साथ ये काम नहीं कर पाया क्योंकि रीमा मैम उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, कहीं गई भी थी, तो सोचा मैं खुद ही कर लूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अब मेरा लेफ्ट आई का प्यूपिल कितना ज़्यादा छोटा हो गया। ऑल्दो राइट का भी हुआ है लेकिन लेफ्ट का कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। आप वीडियो को चाहे बैक करके दोबारा देख लीजिए। अब अगर आपने ये बात देख ली, आई होप, तो अब हम ये बात समझेंगे जल्दी से कि जो प्यूपिल है वो गेट है और आइरिस उसको खोलने बंद करने, उसके साइज को छोटा बड़ा करने का काम करता है। बट पॉइंट इज कि आइरिस जो है वो बहुत फास्ट काम नहीं करता।
उसको काम करने में 2 सेकेंड 3 सेकेंड, आप कहोगे सर 2 सेकेंड 3 सेकेंड तो बहुत कम समय। ये बहुत कम समय नहीं है। हमारे इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम है, बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा या पढ़ोगे, तो हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन बहुत फास्ट होते हैं। बट आइरिस का प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करना बहुत ज़्यादा समय लेता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड लेता है। और यही रीज़न है कि अगर आप दोपहर में धूप में खेल के आते हो, आपने नोटिस किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब भी आप धूप में खेल के आते हो तो एकदम से जब आप अंधेरे कमरे में आते हो और जब सो रहे होते हैं सब, तो कुछ भी नहीं दिखता है ना। लेकिन धीरे धीरे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड के बाद आपको चीज़ें विजिबल होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपका आइरिस आपके प्यूपिल को बड़ा कर देता है। या फिर जब आप सो रहे होते हो, फिर आपकी आंख तो खुल जाती है लेकिन कमरे की लाइटें बंद होती हैं, फिर मम्मी एकदम से आके एक ऐसा अत्याचार वाला काम करती हैं बेटा, जो किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए कभी भी। वो है कि वो कमरे की लाइट जला देती हैं बेटा, और जैसी कमरे की लाइट जलाती हैं आपके आंखों के सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। यानी ऐसा कुछ होता है कि आपकी आंख में लगता है कोई एकदम से बहुत ज़्यादा ही रोशनी आ गई। क्यों? क्योंकि जब आप रात को सो रहे थे, कमरे की लाइटें बंद थी और आप सुबह उठे तब भी लाइटें बंद थी, तो प्यूपिल का साइज काफ़ी बड़ा हो रखा था, आइरिस ने उसके साइज को काफ़ी बड़ा कर रखा था। बात समझ रहे हो? तो धीरे धीरे इसको छोटा करने में कुछ सेकंड लगेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये काम है प्यूपिल का और आइरिस का। उसके बाद आता है लेंस, जो कि इसके पीछे लगा हुआ है। अब अभी तक हमने लास्ट क्लास अगेन लाइट चैप्टर के वन शॉट में देखा था कि जो लेंस होता है वो कांच का बना हुआ था और वो फिक्स था, उसकी फोकल लेंथ फिक्स थी। लेकिन हमारा आई लेंस ऐसा नहीं है, ये फ्लेक्सिबल लेंस है, ये अपने साइज को, अपनी पावर को, अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है भाई? ये जो सिलियरी मसल्स हैं, ये एक्चुअली हमारे लेंस के साइज को छोटा और बड़ा करते हैं ताकि हम पास का और दूर का देख सकें। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक समरी में एक चीज़ बताऊँ जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है बच्चों, मेरा यकीन मानिएगा, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इधर, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ये क्या चीज़ है भाई? जब भी हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं, जब भी हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखने होते हैं, तो पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमारी फोकल लेंथ को कम करना पड़ता है ना, क्योंकि पास का देखना है तो लाइट जल्दी कन्वर्ज होनी चाहिए, तो फोकल लेंथ को कम करना होता है। नियर ऑब्जेक्ट देखने के लिए फोकल लेंथ को कम करना होता है, और फोकल लेंथ को कम करने के लिए पावर को बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज फोकल लेंथ और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और पावर को बढ़ाने के लिए मैं सीएम का मतलब है सिलेरी मसल्स, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। बिल्कुल इसका उल्टा होता है जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मुझे पास का देखना है तो मुझे अपनी लेंस की जो पावर है उसको बढ़ाना होगा, यानी फोकल लेंथ को कम करना होगा। लेंस की पावर को बढ़ाना होगा यानी फोकल लेंथ को कम करना होगा। और ऐसा करने के लिए सिलेरी मसल्स ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे, आप समझो, अगर तो यहाँ पे हमारे पास ये सिलेरी मसल्स हैं, ये सिलेरी मसल्स हैं, ये सिलेरी मसल्स हैं। अगर इनको हमारे आई लेंस के साइज को बड़ा करना है तो इनको नीचे यानी कॉन्ट्रैक्ट होना होगा। और ऐसे ही उल्टा, अगर इन्हें दूर का देखना है तो दूर का देखने के लिए इनको अपनी पावर को कम करना होता है, यानी मसल्स को रिलैक्स होना होता है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो पास का और दूर का देखने के लिए मसल्स को रिलैक्स और एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होना होता है। रिलैक्स एक्सपैंड तो एक ही बात हो गई, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ताकि लेंस का जो साइज है वो छोटा बड़ा किया जा सके। अब हम सब जानते हैं कि पास का देखना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू दूर का। अगर आप नहीं जानते तो क्या करो, कोई भी, जैसे मेरे पास ये लेज़र है, आपके पास अगर अभी कोई किताब है तो आप उस किताब को उठा लीजिए, प्लीज़ साथ साथ कीजिएगा तभी मज़ा आएगा। उस किताब को उठा लीजिए और उस किताब पे अपनी नाक लगा लीजिए, ठीक है। अब जो भी आपकी बुक पे लिखा हुआ है, ज़्यादा देर तक मत करना, बट 5 सेकंड तक जो भी आपकी बुक पे लिखा हुआ है उसे पढ़ने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन लेज़र पॉइंटर, अब मैं इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे लिए ब्लर है, और अगर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो मेरी आँख में दर्द हो रहा है, बिकॉज पास का देखने के लिए हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, जिसकी वजह से आंखों में स्ट्रेन पैदा होता है। बट अगर आप दूर का देखना चाहो, लाइक इन्फानाइट स्टार्स हैं, हमें कितने दूर हैं, लाइट ईयर्स दूर हैं, है ना, वहाँ तक पहुँचने हमारा जीवन बीत जाएगा, वो हमें दिख रहे हैं धरती पे बैठे बैठे, क्योंकि हम इन्फानाइट तक का देख सकते हैं। अगर एक आई नॉर्मल है तो वो
ऐसा हमारी साइंस कहती है कि 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एवरेज है। किसी का 24 भी हो सकता है, किसी का 23, किसी का 26 भी, लेकिन एवरेजली 25 सेंटीमीटर पे हम अगर किसी चीज़ को देखें तो हमारे को स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, लेकिन 25 से पहले आएंगे तो हमारी आंखों में स्ट्रेन पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो हम 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फानाइट तक का देख सकते हैं। तो हमारा नियर पॉइंट विजन क्या है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट विजन क्या है इनफाइनाइट है। और पास का और दूर का इसे देखने के लिए बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। जब हम पास का और दूर का दोनों देख सकते हैं, कैसे? हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके, जो कि सिलियरी मसल्स करती हैं। ओके, ठीक है, डन। अब कमाल की बात यह है कि हम एट ए टाइम या तो पास का देख सकते हैं या तो दूर का। बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी दे रहा हूं करने के लिए, ईमानदारी से करना। क्या अगर आप अभी मेरे सामने होते तो और मज़ा आता, बट क्या करो, अगर आप मुझे अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हो या अगर आप मुझे अपने लैपटॉप पे देख रहे हो, किसी पे भी देख रहे हो, थोड़ा दूर चले जाओ, थोड़ा दूर, कम से कम 1 मीटर 2 मीटर दूर चले जाओ, ठीक है? आई होप आप चले गए। अब आप क्या करो, अपनी फिंगर ऐसे सामने रखो कुछ इस प्रकार से कि मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखूं और आपको ये फिंगर भी दिखे। जैसे कि मैं ये कैमरा मान लेता हूं आप हो, तो मुझे ये कैमरा भी दिख रहा है और आप भी, और मेरे को अपने फिंगर भी दिख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है? थोड़ा दूर हूं लेकिन मैं आपसे। अब अगर आप अपनी फिंगर को देखोगे तो जैसे मैं अपनी फिंगर को देख रहा हूं तो मुझे कैमरा दिख रहा है लेकिन वो ब्लर है। लेकिन अब मैं कैमरा को देख रहा हूं तो मुझे मेरी फिंगर ब्लर दिख रही है। ऐसे ही अब आप ऐसे करके एक बार मुझे देखोगे कैमरा स्क्रीन में, तो आपको अपनी फिंगर ब्लर दिखेगी। अब आप फिंगर को देखोगे तो मैं ब्लर दिखूंगा। द पॉइंट इज कि हम या तो पास का देख सकते हैं, पास की चीज पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज जब पास का देख रहे होंगे तो जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रखी होंगी, फिर हम दूर का नहीं देख पाएंगे। और अगर हम दूर का देख रहे होंगे तो मसल्स रिलैक्स हो रखे होंगे, तो हम पास का नहीं देख पाएंगे। और दिस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। सब लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो नहीं लिखा हुआ है मैं खुद ही लिख रहा हूँ, इससे पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है जी? बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है। इसके बाद रेटिना। रेटिना क्या है भाई? रेटिना वो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। रेटिना वो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, एक पर्दा है। अब उस पर्दे पे रॉड्स और कोन्स नाम के कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये सेल्स कलर सेंसिटिव भी होते हैं, लाइट सेंसिटिव भी होते हैं। मतलब ये भी चेक करते हैं कि कौन सा रंग क्या है, और ये कम लाइट और ज़्यादा लाइट में भी दिखाते हैं। ये भी लिखा हुआ है बुकलेट में, अभी मैं जो नोट दे रहा हूँ। रॉड्स हमें कम लाइट में देखने में मदद करते हैं। लाइक अगर रात हो रही है, कम लाइट है, तो कौन हेल्प करेंगे? रॉड्स। और वहीं पे कौन हमें ज़्यादा यानी डे लाइट में देखने में मदद करते हैं। इंसान के पास रॉड्स थोड़े से कम होते हैं। यहाँ भी हम ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है रॉड्स थोड़े से कम होते हैं और कोन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा लाइट में दिन में काफ़ी अच्छा देख पाते हैं एज़ कम्पेयर टू रात को। अब कई जानवर ऐसे हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिसमें रॉड्स और कोन्स लगभग बराबर अमाउंट में, तो वो जितना अच्छा दिन में देख सकते हैं उतना अच्छा रात में भी देख सकते हैं। और कई जानवरों में उल्टा भी है, रॉड्स जो है वो ज़्यादा है, कोन्स कम। वो दिन में थोड़ा ब्लर हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, विजन अजीब हो जाता है, लेकिन रात को बड़ा अच्छा देख पाते हैं। तो ऐसा होता है। बट इंसान के पास रॉड्स और कोन्स में रॉड्स थोड़े से कम है और कोन्स थोड़े से ज़्यादा हैं। रॉड्स कम है इसलिए हम दिन में बेहतर देख पाते हैं, क्योंकि कोन्स दिन में हेल्प करते हैं और रॉड्स, ठीक है? तो ये हुआ रेटिना। रेटिना इमेज बनाता है। अब ये इमेज बनाता मतलब जब इस पे इमेज गिरती है तो सबसे पहले तो ये रॉड्स और कोन्स उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस ऑप्टिकल नर्व से होते 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 हमारे ब्रेन पे जाती है, और ब्रेन हमारे उस इमेज को प्रोसेस करता है, हमारी इमेज को देखने में मदद करता है कि हम क्या देख रहे हैं। अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं? यहाँ पे रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स मिलते हैं, और इस ब्लाइंड स्पॉट पे कोई रॉड्स और कोई कोन्स नहीं होते हैं। और यही रीज़न है कि अगर गलती से इमेज यहाँ बनती है तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और ऐसा कभी कभार होता है। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने एनर्जी आपकी बॉडी में लो है, खाना पीना नहीं खाया हुआ, तो हमारी बॉडी ढंग से वर्क नहीं करती, तो हमारी कभी कभार इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन जाती है और हमारी आंखों के सामने टेम्परेरी तरीके से ही एक आध सेकंड के लिए अंधेरा आता है। तो वो ऐसा भी हो सकता है, और भी कोई रीज़न हो सकता है, बट ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इमेज जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पे जाके बन गई हो। ठीक है जी, बात समझ में आती है? अब आप सोच रहे होगे सबका फंक्शन हो गया सिवाय दो चीज़ों के। कौन सी दो चीज़ों के? तो एक चीज़ तो कौन सी है भाई? एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी, एक्वास सिम्योर और एक विट्रियस सिम्योर। कुछ नहीं है, एक्वास और विट्रियस सिम्योर ये दो लिक्विड्स हैं जो हमारे आई बॉल के अलग अलग सेक्शन, जैसे ये एक अलग सेक्शन है छोटा सा, यहाँ पे एक्वास सिम्योर बैठा है, इसमें थोड़ा सा वाटर ज़्यादा होता है तभी इसका नाम एक्वास सिम्योर है। और लेंस से लेके रेटिना तक विट्रियस सिम्योर है, इसमें भी वाटर होता है पर थोड़ा सा कम। हमारी आई बॉल के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता, अंदर सरफेस पे होता है, अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा होगा तो हमारा जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा।
रेड हो जाएगा ना अंदर, अगर खून आ गया तो आप समझो ना रेड हो जाएगा विजन। तो एज अ रिजल्ट अंदर कुछ लिक्विड्स भरे हुए हैं जो आसपास से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके हमारी आंख में डिफ्यूजन के प्रोसेस से देते हैं। आसपास से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, खाना, ये सब ये लिक्विड्स डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं। ये सारी ब्लड कैपिलरीज बाहर होती हैं, आंख लाल होती है तो बाहर से होती है। अगर आंख के अंदर ब्लड जाने लग गया तो विजन ब्लर हो जाएगा। मेरे जो ब्रदर हैं उशांक सर, उनके साथ ऐसा हुआ था कोविड में। कभी और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बट अगर ऐसा होता है तो हमारा विजन ब्लर होता है। इसलिए अंदर दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स होते हैं जो हमारे आंख को टाइम टू टाइम नरिशमेंट देते रहते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही स्लाइड आगे करूँगा आपको कॉर्निया, आपको कॉर्निया, आपको प्यूपिल, आपको आइरिस, आपको लेंस, इनके फंक्शन मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और एक बार इसको पढ़ लें। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगी, ये तो मिलेगी पीपीटी आपको लेकिन पढ़ भी लें। ओके, आई होप आपने पढ़ के आगे बढ़ाया हो। फिर आता है रेटिना, फिर आता है एक्वास और विट्रस सिम्योर, साथ ही हैं। फिर आता है ब्लाइंड स्पॉट एंड फिर आता है सिलियरी मसल्स। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये भी पढ़ लिया होगा। इसको बिना पढ़े प्लीज़ आगे ना जाइएगा। ठीक है, तो आई होप आपने ये सब तो अब पढ़ लिया। अब ह्यूमन आई क्या है ये हमने बेसिक बेसिक लेवल पे समझा। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रॉड्स और कोन्स, देखो हमारी आंख में कुछ और अनसर्टेनिटीज भी हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है तो इसके ऊपर बात करते हैं। आई होप आपको पता हो कई जानवर अलग अलग रंग नहीं देख सकते, लाइक जैसे कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो डॉग होते हैं वो ब्लू और येलो कलर बहुत अच्छे से देख पाते हैं, और ये रीज़न है कि उनके जो खिलौने वगैरह हैं वो इसी कलर से बनाने चाहिए। बाकी कलर्स को वो नहीं देख पाते हैं, या कुछ कलर तो उनको बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, लाइक पिंक एंड ऑल, है ना। तो ऐसे ही आपको शायद पता होगा जितने भी सांड हैं, बुल्स हैं, उनको कोई भी कलर नहीं दिखता है, वो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। हम लोग फिर भी एक बहुत बड़ा मिथ साथ लेके चलते आए थे कि वो लाल रंग से पागल हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, है ना। अब क्या पता, हाँ, क्या पता भाई, बहुत सारे और जानवरों में सबके बारे में तो जानता नहीं। अब इंसान को आपको पता होगा बड़े अलग अलग रंग दिखते हैं, बट कई लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंड होते हैं। मैं यहाँ पे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाह रहा। मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स लाया हूँ, ये एक्चुअली 12, 13, 15 स्लाइड्स का एक सेटअप होता है जिससे पता लगता है कि हम कलर ब्लाइंड हैं कि नहीं। मैं यहाँ सारे की सारी स्लाइड्स तो नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन एक अंदाज़ा देना चाह रहा था मैं कि इसको लेके आप अवेयर हो जाएं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कलर ब्लाइंड टेस्ट, तो वो ये टेस्ट आ जाएगा। और इसमें कुछ जैसे कि ये एक स्लाइड है, अगर आपको इस पर लिखा हुआ नंबर दिख रहा है तो आप उस, अच्छा क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स आएंगे, आप अपने पेपर पे वो स्लाइड नंबर 1 का क्या नंबर है, जैसे स्लाइड नंबर 1 पे अगर आपको यहाँ पे मान लो 8 दिख रहा है तो 8 लिख दीजिए, 12 दिख रहा है तो 12 लिख दीजिए, 15 दिख रहा है तो 15 लिख दीजिए। फिर सारे आंसर एक साथ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो ये पहली स्लाइड है जिसमें आपको कोई नंबर आई होप दिख रहा हो। ठीक है, ये दूसरी स्लाइड है जिसमें अगेन आई होप आपको कोई नंबर दिख रहा हो। वेरी गुड। ये तीसरी स्लाइड है जिसपे आई होप आपको एक और नंबर दिख रहा हो, है ना। और ये चौथी स्लाइड है जिसमें आपको एक नंबर दिख रहा हो। और अगेन ये एक पांचवी स्लाइड आएगी जो कि लास्ट स्लाइड भी है जिसमें आपको ये नंबर दिख रहा हो। अब आपने ये सारे नंबर आई होप आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप इसे कमेंट सेक्शन पे टाइम स्टैम्प के साथ एक ही कमेंट में फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये नंबर लिखो, और फिर चेक करते हैं कि आप लोग कलर ब्लाइंड। ऑल दसे 5 स्लाइड से तो नहीं पता लगेगा, लेकिन मैंने आपको अंदाज़ा दिया कि ऐसे कुछ टेस्ट होते हैं। और फिर उसके ये तो बस एक शुरुआत है, फिर डॉक्टर और भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं, वैसे बात है यार। ठीक है, बट अगेन जैसे आई होप आपको पहले वाली स्लाइड में 12 दिखाओ, अगले वाले में 8 दिखाओ, उसके अगले वाले में क्या दिख रहा है भाई 26। मैं एक्चुअली साइड वाले डेस्कटॉप वाले स्क्रीन पे भी दिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा है ये 26। उसके बाद आई होप आपको 5 दिखाओ, और फाइनली आपको दिखाओ 74। ये सबसे मज़ेदार था, मैंने उशांक सर से भी ये करवाया था, वो भी यहीं पर अटके थोड़ा बहुत, बट ये सबसे मज़ेदार है। और ये है आप ऐसा बोल रहे हो अगर कि सर ये ब्लर है, ऐसा नहीं, ये एकदम क्लियर है, ऐसा ही है, आपको 74 दिखना चाहिए। तो कुछ नंबर होता है, अगर 10 में से हमने 8 या अगर मान लो 15 स्लाइड्स होती हैं तो अगर हमने 12 या 13 नंबर स्कोर किए तो हम कलर ब्लाइंड नहीं होते हैं, ऐसा होता है। बट पॉइंट इज कि कई लोगों को ये अलग अलग रंग नहीं दिखते हैं।
जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ऐसे डिफेक्ट को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो कि हमें नहीं पढ़ना है इस सिलेबस में, बट नॉलेज के लिए पढ़ा है मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ टू आइज, दो आंखें होने का क्या फ़ायदा है, यानी इस इंसान के जीवन में क्या मुश्किलें होंगी एज़ कम्पेयर टू ये इंसान। आओ ज़रा समझें। पहली बात तो, अगर इंसान के पास दो आंखें हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा, दो आंखें होने की वजह से हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है। एक आंख से हम 150 डिग्री देख सकते हैं बिना मुंडी हिलाए, एक आंख से हम 150 डिग्री देख सकते हैं। यानी ये जो अंकल हैं वो सिर्फ 150 डिग्री का व्यू ले पाते होंगे बिना मुंडी को हिलाए, लेकिन दो आंखों से हम 180 डिग्री देख सकते हैं, 180 डिग्री देख सकते हैं। अब एक लल्लू बच्चा कहता है कि सर जब एक आंख से 150 डिग्री देख सकते हैं तो दो से तो 300 डिग्री हो गया। अरे यार, बहुत सारा एरिया कॉमन भी तो होता है। अब अगर आप इस वाले आंख से इतना एरिया देख पा रहे हो तो इस वाले आंख से इतना देख पाओगे, तो ये वाला एरिया कॉमन हो गया। तो 150 डिग्री ही आप देख सकते हो एक आंख से, लेकिन दो आंख अगर आप यूज करोगे तो आप 180 डिग्री देख पाओगे। एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि दो आँखें से हम बेहतर 3 डायमेंशनल व्यू देख पाते हैं। कभी ना आप ट्राई करना, मतलब मत करना, रिस्क है, बट अगर आप एक आँख बंद करके सीढ़ियाँ चढ़ोगे या उतरोगे तो कहीं न कहीं आप गहराई या ऊँचाई ढंग से पहचान नहीं पाओगे। आपको डर सा लगेगा कि सीढ़ी खत्म हो गई या शुरू हो गई कि नहीं। क्योंकि दो आँख से दो लाइन्स हमारी मिलती हैं एक पॉइंट पे जाके, जिससे हम बेहतर 3 डायमेंशनल व्यू, गहराई, ऊंचाई, लंबाई को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है जी, हमारी ब्रेन एक अच्छी इमेज प्रोसेस कर पाता है दो आँखों से। तो ये दो हमारे आँखों के फायदे हैं। ओके, चलिए, इसके बाद इस चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और वो है हमारी ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो हमारे आंखों में तो यार डिफेक्ट्स बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, कोई एक नहीं, बहुत सारे प्रकार के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हमें इसमें से 4 डिफेक्ट इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। क्या कभी आपने देखा हो कि एक, अगेन ये कोई सुंदर सी आंटी हैं, बेटा आंटी तो नहीं कहूँगा मैं, लड़की हैं बेटा। मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने गूगल पे जब भी कोई इमेज सर्च करी जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व है, मुझे पता नहीं क्यों लौंडा मिला ही नहीं कभी। आप देखिए, मैंने लौंडे की जो इमेज है मेरे को ये मिले हैं, मुझे ये मिले हैं मुझे। मतलब जब भी मैं कोई अच्छी फ़ोटो सर्च करने जाता हूँ, ऐसा क्यों है गूगल पे कि मुझे लड़कियाँ ही दिखती हैं, पता नहीं गूगल भी क्या ही चाह रहा है बच्चों। लेकिन जब मुझे लौंडे की इमेज चाहिए तो देखो ऐसे मिली है मुझे। बेटा क्या करें बेटा, यही है बेटा। लड़के प्लीज़ रोएंगे नहीं बेटा, जीवन में सब ठीक हो जाएगा। हमें एक दिन ज़रूर क्या मिलेगा, तुम्हें मेरे चेहरे पे लाइट दिख रही है? हमें एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा बच्चों, सब ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो ये वाली आँख नॉर्मल है, बट अगर आप नोटिस करें तो ये वाली आँख में जो प्यूपिल है उसके फ्रंट पे ये जो एरिया है आप देख सकते हैं वो ब्लर सा होना शुरू हो गया है। ये दोनों अलग अलग आंटियां हैं जहां तक मुझे लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बट ये कंपेयर किया जा रहा है साथ में उन्हें खड़ा करके कि ये एक नॉर्मल आई है। लेकिन ये आँख में जो प्यूपिल का आगे वाला हिस्सा, ऑब्वियस सी बात है कॉर्निया पे होता है, ये होता कॉर्निया के ऊपर है, बट ये प्यूपिल के फ्रंट के एरिया पे होता है, जिसकी वजह से हमारा जो विजन है ब्लर हो जाता है। वैसा होता क्यों है? अगर लंबे समय तक हमारी आंख में अल्ट्रा वायलेट रेज जाती रहे, देखो हर एक चीज़ की एक लाइफ होती है, आप ये बात जानते हैं। आई होप आपको पता हो, इस बॉटल की भी एक लाइफ है, इसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये लेज़र लाइट की भी एक लाइफ है, ये मशीन की भी एक लाइफ है कि ये इतने टाइम बाद ख़राब हो ही जाएगा, है ना, आपको पता है। इससे पहले भी हो सकता है ना, इसके बाद भी हो सकता है, बट एक एवरेज लाइफ होती है। ऐसे हमारे कॉर्निया की भी लाइफ है। अब वो अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकता तो है, बट बेचारा कब तक रोकेगा? एक तो लेवल आएगा ना जब वो ख़राब होगा। तो लॉन्ग समय तक जब हमारी आँख में अल्ट्रा वायलेट रेस जाती रहती हैं तो हमारा कैटरैक्ट धुंधला पड़ने लग जाता है, जिससे हमारा विजन ब्लर हो जाता है। इसको कैटरैक्ट और हिंदी में इसको मोतियाबिंद बोलते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ओल्ड एज में होता है। आई होप आप देख भी पा रहे हो इस चेहरे से, यहाँ पे थोड़ी सी झुर्रियाँ हैं और ये थोड़े से बाल भी झड़ने शुरू हो गए, तो ये ओल्ड एज वुमेन है कोई। बट ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब कि ओल्ड एज में हो सबको, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, जनरली जब ये होता है तो ओल्ड एज में होता है, जवानी में बहुत कम केसेस देखे गए हैं।
बट मोस्टली ओल्ड एज में होता है, बिकॉज ओल्ड एज तक आते आते ही इतना समय होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज है। प्लस ये लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादातर आउटडोर रहते हैं, धूप में काम करते हैं, तो इसके होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ये रीज़न है कि जितने भी एथलीट्स वगैरह हैं, जब वो खेलते हैं धूप में, तो वो स्पेशल चश्मे पहनते हैं महंगे महंगे, जो अल्ट्रा वायलेट रेज को आंखों में जाने से रोकते हैं। अच्छा सर, अगर ये हो गया तो अब क्या करें? तो आंसर है, इसके लिए एक ऑपरेशन होता है, उसे आई सर्जरी, आई लेज़र ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें डायमंड कटर से बहुत ही प्रिसाइज कटर्स की मदद से इस कॉर्निया को यहाँ से हटाया जाता है। फिर कुछ लिक्विड जिक्विड डाल के उसको बंद करके, मतलब बहुत डिटेल तो मैं भी नहीं जानता, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। इसकी वीडियोस पहले मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे इसकी वीडियो लगा दूँ, बट ये वीडियो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है कुछ बच्चों के लिए, तो मैंने को लगा कि नहीं। तो जिसको भी इंटरेस्ट है जाके वो गूगल पे, यूट्यूब पे देख सकता है इसकी वीडियोस। बट कमज़ोर दिल वाले थोड़ा सा ना देखें, बिकॉज थोड़ा सा अजीब वीडियो होती है इस ऑपरेशन की। बट कुछ नहीं करते लेज़र से, पहले ये मैनुअली होता था, अब तो मशीन्स भी आ गई, ऑटोमेटिकली भी करती हैं। होता कुछ नहीं है, इस कॉर्निया को काटते भी नहीं है, एक प्रकार से उसको रिपेयर कर देते हैं। मान लो कुछ दवाइयाँ डालते हैं, आंख बंद कर देते हैं, कुछ चश्मा पहन के घूमना होता है ताकि लाइट सीधा आंख में ना आए, क्योंकि दर्द होगा। कुछ दिन बाद वो पट्टी वट्टी चश्मा वश्मा हटा के नॉर्मल हो जाता है इंसान। तो इसे हम आई सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। और इस दौरान कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक नकली लेंस भी लगा देते हैं, आर्टिफिशियल लेंस भी लगा देते हैं आंख के अंदर। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसको इंट्रा ऑक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन कह रहे हैं। बट अगेन वो फोकस नहीं है। एक बार अगर कैटरैक्ट हो गया तो लेज़र सर्जरी से उसको ठीक किया जा सकता है। ओल्ड एज में ही जनरली ये होता है, ठीक है जी। जनरली ये ओल्ड एज में होता है, बिकॉज ओल्ड एज में ही समय होगा कि इतनी अल्ट्रा वायलेट रेज आंख में चली गई, ठीक है। तो ये पहला डिफेक्ट होता है हमारे पास, कैटरैक्ट। फिर हमारे पास दूसरा डिफेक्ट आता है मायोपिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफेक्ट है ये मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? पहली बात, इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों की उम्र, अगर आप 10th के बच्चे हैं और 10th में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबकी उम्र 14, 15 या 16 साल में से कोई एक के आसपास होगी, ठीक है। तो आप में से जिस भी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, आप कमेंट में लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि उसकी दूर की नज़र कमज़ोर होगी, पास की नहीं। पहले बात तो दूर के और पास की का मतलब समझ लें। हम पास को कितने तक का देख सकते हैं? तो आंसर है 25। तो अगर किसी को 25 का नहीं दिख रहा है लेकिन 40-50 सेंटीमीटर का दिखता है, 25 पे भी चीज़ें ब्लर दिख रही हैं। देखो यहाँ पे देखोगे तो ब्लर दिख रही है, नॉर्मल है, लेकिन 25 पे भी ब्लर दिख रही हैं। लेकिन 35 पे भी ब्लर दिख रही है, लेकिन 45 पे रखने पे चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, तो इसका मतलब है पास की नज़र कमज़ोर है। अच्छा, अगर आप अपने क्लासरूम के लास्ट बेंच पे बैठे हो और आपको बोर्ड पे लिखा हुआ ढंग से नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, लेकिन अपनी किताब को आप ढंग से पढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। समझ गए? इसका मतलब पास की और दूर की नज़र होता है, पहली बात तो। अब मायोपिया के केस में हमारी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो मैं ये लिखित में दे सकता हूँ कि आप में से जितने ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं ये वीडियो 100 बच्चे देख रहे हैं, तो 99 बच्चों को मायोपिया होगा, यानी उनकी दूर की नज़र कमज़ोर होगी। मैंने एक फिर भी सेफ क्यों लिया है? क्योंकि मेरे को 14 साल 15 साल 10th क्लास को पढ़ाते हुए हो गए, और हर साल मैं ये सवाल पूछता था। पहले इनिशियली बैच में 5-10 बच्चे होते थे, आज 70-80 बच्चों के बैच में भी जब हम ये सवाल पूछते हैं, तो सभी बच्चों को आपकी उम्र में मायोपिया ही होता है। मुझे अपने पढ़ाई के इतिहास में सिर्फ 2 बच्चे ऐसे मिले हैं हमारे ऑफलाइन में, जिनको बचपन में, जिनकी मतलब आपके 10th क्लास की उम्र में, जिनकी पास की नज़र कमज़ोर हो गई थी। वो बात मैं बताऊंगा। बट मोस्टली आपकी एज में हमारी पास की नज़र कमज़ोर नहीं होती है, दूर की होती है, जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न साइंटिफिकली भी समझेंगे, और फिर मैं आपको अपने लाइफस्टाइल के रीज़न से ही बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बट पहली बात तो, मायोपिया का मतलब क्या है कि हमें पास की चीज़ें तो क्लियरली दिख रही हैं, लेकिन दूर का जो विजन है वो ब्लर हो गया है। तो मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें नियर का तो दिख रहा है लेकिन दूर की चीज़ें विजिबल नहीं है। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब उसको ब्लर दिखेगा, थोड़ा बहुत फोकस नहीं दिखेगा। मायोपिया में दूर की जो ऑब्जेक्ट होती है वो रेटिना से पहले बनती है। अब इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान सुनना। पहले यहाँ पे पढ़ते हैं कि मायोपिया होता क्यों है साइंटिफिकली।
तो यहां पे मैं बना रहा हूं नॉर्मल आई। नॉर्मल आई मतलब कि भैया हमारी जो नॉर्मल आंख है, अगर उसमें मुझे दूर का देखना हो, क्योंकि मायोपिया में दूर का देखना है, दूर का देखना है तो लाइट रेज पैरेलल आ रही है भाई, ठीक है, दूर का देखना है तो लाइट रेज पैरेलल आ रही है। तो नॉर्मल आई में लाइट रेज जो हैं वो कहाँ पे जाके मिल जाती हैं भाई, रेटिना पे। तो इमेज बन गई एट रेटिना, इमेज बन गई एट रेटिना, इमेज रेटिना पे फॉर्म हो गई भाई, ठीक है जी, इमेज फॉर्म हो गई रेटिना पे। ये नॉर्मल आई है। लेकिन जब किसी को मायोपिया हो जाता है, जब किसी को मायोपिया हो जाता है, मायोपिक आई, जब किसी को मायोपिया हो जाता है तो होता क्या है एक्चुअली में, जो इमेज होती है दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट की, ये क्या हो रहा है, जो इमेज होती है वो एक्चुअली में रेटिना से पहले ही बनना शुरू हो जाती है। ये हमारी इस बार इमेज बन गई बिफोर रेटिना, इमेज बिफोर रेटिना। अब इससे होता क्या है कि जो रेटिना पे इमेज जाती है फोकस नहीं होती है तो ब्लर दिखती है। अब ऐसा हुआ क्यों यार, हमारी जो इमेज है जो कि रेटिना से पहले बन गई वो ऐसा हुआ क्यों? तो उसके दो बड़े रीजन हो सकते हैं। पहला बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो आई बॉल है उसका जो साइज है वो बढ़ गया, किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी माल फंक्शनिंग की वजह से, कोई भी एक्स वाई जेड कारण की वजह से आपकी आई बॉल का साइज बढ़ गया। क्योंकि आई बॉल का साइज बढ़ने से हुआ क्या, लेंस को नहीं पता लगा कि आई बॉल का साइज बढ़ गया, तो वो तो वहीं पे इमेज बना रहा था, लेकिन क्योंकि साइज बढ़ गया है तो रेटिना एक्चुअली में पीछे हो गया है ना। तो एक रीजन ये होता है। लेकिन इसका एक और रीजन भी हो सकता है कि आपकी आई बॉल का साइज तो उतना ही है, लेकिन आपका जो लेंस है उसने अपनी पावर को परमानेंटली बढ़ा लिया है। देखो पावर बढ़ा लिया है तभी इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन रही है। पावर बढ़ने का मतलब है लाइट जल्दी कन्वर्ज होगी, इसलिए हमारी आंख में कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि वो लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करेगा। तो ध्यान रखिए, पावर बढ़ गई है हमारे आई लेंस की, तो इसलिए भी मायोपिया होता है। अब इसके होने का क्या कारण है डेली लाइफ में, जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में पास की चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था पास का देखने के लिए हमारी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं हमारी पावर को, लेंस को बढ़ाने के लिए। तो जब हम अपने दिनचर्या में पास का बहुत ही ज्यादा देखते हैं, बहुत लंबे समय तक मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, बहुत पास का देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो उससे होता क्या है कि हमारी मसल्स जो है वो एक ही जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होने की आदत बना लेती हैं। वो कहते हैं कि यार तो पूरे दिन पास का ही देख रहा है तो चलो पास का ही देखते हैं। और जब वो दूर का देखते हैं तो उसके लिए मसल्स को रिलैक्स होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। एक तो हम पास का भी बहुत देख रहे हैं आजकल, और हम अपने बॉडी में प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिएंट्स भी लेके नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से मसल्स हमेशा के लिए कुछ लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे लाइक आपके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, 3 महीने तक फ्रैक्चर रहा, 3 महीने के बाद हाथ ऐसे करने मुश्किल होती है, और ये तो 3 महीने था, आपकी उम्र 15 साल है, 15 साल से अगर आप पास की चीज़ ज़्यादा देख रहे हो तो सोचो क्या इफेक्ट पड़ता होगा। तो इसलिए भी मायोपिया हो जाता है। अब चलो ठीक है यार, मायोपिया हो गया, अब हो गया तो कैसे बचाएं? मायोपिया तो हो गया, अब करेक्शन। एक्चुअली जब भी एग्जाम में करेक्शन आएगा आपको ये तीनों डायग्राम बनाने होंगे, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास मायोपिक आई है जिसको हमें ठीक करना है। तो हमारी आंख में जो लेंस लगा हुआ है आपको पता है वो कौन सा लेंस है, आंख के अंदर कन्वेक्स लेंस। मैं बना नहीं रहा हूँ पर आपको पता है लगभग लगभग उसकी जो शेप है वो कन्वेक्स लेंस जैसी है ना। अब अगर मुझे कन्वेक्स लेंस की पावर को, क्योंकि मेरे पावर बढ़ गई है, क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन रही है तो पावर बढ़ गई है। अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लाइट चैप्टर में, अगर मुझे कन्वेक्स की पावर को कम करना है तो मुझे कनकेव लेंस पहनना होगा। तो इसलिए जब भी किसी को मायोपिया होता है तो डॉक्टर उसको एक सर्टेन पावर का, ये पावर कैसे निकालते हैं ये भी हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे, लेकिन एक सर्टेन पावर का लेंस बना देंगे। सबके लिए अलग अलग पावर होती है, किसी की -1 डायोप्टर, किसी की -2 डायोप्टर। अब आप सबको चश्मा लगा हुआ है, मैं बोल नहीं रहा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि कमेंट सेक्शन पे अपनी अपनी पावर लिखो तो सबकी पावर अलग अलग होगी, ये ऑब्वियस सी बात है। और ये लाइट को कुछ इस तरीके से कन्वर्ज करेगा, पहले ये डाइवर्ज करेगा फिर ये कन्वर्ज करेगा कि लाइट अब हमारी जो है वो कहाँ बनने लग जाएगी, मिल जाएगी, इमेज एट रेटिना आ जाएगी। तो आंखों में कनकेव लेंस पहन के, कनकेव लेंस पहन के हम मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। तो इस
वीडियो को जो ये बच्चे देख रहे हैं और जिनको चश्मा लगा है उनको मायोपिया होगा, और मायोपिया कनकेव लेंस पहन के ठीक हो जाता है। बात समझ में आई? डन है, ठीक है। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया होने के क्या कारण थे भाई? पहला है आई बॉल का साइज बढ़ गया, या फिर एक्सेसिव कर्वेचर, मतलब आपके लेंस की पावर बढ़ गई है। इसका बिल्कुल उल्टा रीजन है हाइपरमेट्रोपिया में। आई बॉल का साइज मायोपिया में बढ़ गया था, यहाँ पे आई बॉल का साइज कम हो जाएगा। वहाँ पे फोकल लेंथ कम हो गई थी क्योंकि पावर बढ़ गई थी, यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ जाएगी यानी कि पावर कम हो जाएगी। वहाँ पे इमेज कहाँ बनी थी? रेटिना से पहले, यहाँ पे इमेज बनेगी रेटिना के बाद। वहाँ पे हमारी दूर की नज़र कमज़ोर हुई थी, यहाँ पे हमारी पास की नज़र कमज़ोर होती है। अब बेटा लाखों में एक ऐसे बच्चे होते हैं आपकी उम्र में जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है। ना के बराबर चांसेस है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैंने अपने जीवन में 15 साल में हजारों बच्चे पढ़ा दिए, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बच्चे देखे हैं जिनको मायोपिया है, सॉरी जिनको हाइपरमेट्रोपिया था, यानी उनकी पास की नज़र कमज़ोर थी। अब क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है कि आई बॉल का साइज छोटा हो जाए, बहुत कॉमन नहीं है कि लेंस की पावर जो है वो कम हो जाए। बढ़ना कॉमन है क्योंकि हम पास का बहुत ज़्यादा देखते हैं अपने दिनचर्या में, ठीक है। तो इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया एक बहुत रेयर आई डिफेक्ट है आपकी उम्र में। होता क्या है इसमें? सब कुछ उल्टा है। सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल आई बनाता हूँ तो नॉर्मल आई में, अच्छा पहली बात तो हमें पास का देखना है, दूर का देखना है। इसमें हमारा दूर का जो विजन है भैया वो तो ठीक रहेगा, लेकिन पास का, मतलब दूर का तो आप कितना मर्जी दिखा लो, लेकिन पास का देखने के लिए क्या करना होगा? 25 सेंटीमीटर से थोड़ा और दूर जाना होगा, बिकॉज पास का विजन ब्लर हो गया, थोड़ा और दूर जाके ऐसे करके देखना होगा। अच्छा, ओल्ड एज की बात नहीं हो रही है। ओल्ड एज में पास की नज़र कमज़ोर होने का रीज़न अलग है और वो बीमारी भी अलग है, उसको हम प्रेस बायोपिया कहेंगे, अभी बात अलग है भाई। बट अभी ये नॉर्मल आई है। अब क्योंकि मुझे पास का देखना है तो लाइट रेज पैरेलल नहीं आएंगे, है ना भाई, एक पॉइंट से हम मान रहे हैं कि यहाँ से निकलेंगे। और अगर ये नॉर्मल आई है तो हमारा आई लेंस इस प्रकार से इमेज बनाएगा कि वो रेटिना पे आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। इमेज एट रेटिना, कूल है। लेकिन अगर किसी को हो गया क्या? हाइपरमेट्रोपिया, तो यहाँ पे बनेगी हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई। अब हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होगा भाई? आई बॉल या तो मैंने आपको बताया क्या हो गई है, छोटी हो गई है किसी भी कारणवश, जो कि नॉर्मल बात नहीं है, ना के बराबर केसेस देखे गए हैं, या फिर आपकी जो लेंस है उसकी पावर कम हो गई है। अब अगर आई बॉल छोटी हो गई है, पावर कम हो गई है, दोनों ही केसेस में जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनेगी, इमेज बिहाइंड रेटिना, ठीक है जी। अच्छा, फिजिक्स लगा के इन करेक्शंस को ठीक कर रहे हैं, बायोलॉजी लगा के ऑपरेशन करके तो एक ऑप्शन है ही, अभी तो फिजिक्स लगा के इन्हें ठीक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। ये हाइपरमेट्रोपिक आई। अब अगर मुझे करेक्शन करनी हो भाई, करेक्शन, तो क्या मेरे यहाँ जो आई लेंस है उसकी पावर कम हो गई है क्योंकि इमेज रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रही है, मैं चाहता हूँ और ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज हो, तो जो इमेज है वो मेरे कहाँ बन रही है? रेटिना से पीछे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज रेटिना पे बने तो मुझे अपनी आई लेंस की जो पावर है उसे कम करना होगा, या सॉरी उसे ज़्यादा करना होगा। कैसे? क्योंकि इमेज जो है वो कहाँ बन रही है? रेटिना के पीछे। मैं चाहता हूँ और जल्दी लाइट कन्वर्ज हो रहा है, तो इसके लिए मुझे इमेज को कहाँ बनाना होगा? रेटिना के पे। तो मुझे इस इमेज को पास लेके आना होगा, यानी कि मुझे अपने कन्वेक्स लेंस की पावर को बढ़ाना होगा, और कन्वेक्स लेंस की पावर को बढ़ाने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस ही पहनना होगा। सब कुछ उल्टा हो रहा है तो ये भी उल्टा ही होगा। अब जो लाइट रे है वो हमारी कन्वर्ज हुई और ज़्यादा कन्वर्ज हुई, अगेन सबकी पावर अलग अलग, और फाइनली इमेज एट रेटिना आ गया, फाइनली इमेज एट रेटिना बन गया। तो कुछ इस प्रकार से हम हाइपरमेट्रोपिया को भी ठीक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाइपरमेट्रोपिया हमारी उम्र में तो नहीं होता, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो पास की नज़र है, एक सेकंड में थोड़ा सा इस पे फोकस देख लूँ हो रखा है कि नहीं। हाँ ठीक है, वैसे तो ओके रिपोर्ट है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ये हाँ, क्या बात कर रहा था भाई? ये तो हमें सबको पता है कि भैया, मैंने बता दिया आपको कि हाइपरमेट्रोपिया हमारी एज में, अब थोड़ा क्लियर है ना, पहले से थोड़ा क्लियर है।
हाइपरमेट्रोपिया हमारी एज में होना, हमारी मतलब मैं भी ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ यार, 30 साल का हूँ। आपकी उम्र, हमारी उम्र तक हाइपरमेट्रोपिया होना काफ़ी रेयर है, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा क्यों होता है कि पास की जो नज़र है वो कमज़ोर होने लग जाती है? तो आंसर है बुढ़ापे में इस रीज पहली बात तो ये एक नया डिफेक्ट माना जाता है, इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, बूढ़े होते 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 हमारे शरीर की सारी मसल्स कमज़ोर होती रहती हैं। हमारे हाथों की मसल्स, पैरों की मसल्स, गर्दन की मसल्स, और ऐसे ही हमारे आंख के अंदर भी क्या है, सिलियरी मसल्स। तो हमारी आंखों की मसल्स जो हैं वो कमज़ोर होती रहती हैं, आप सबको पता है। अब मसल्स के कमज़ोर होने की वजह से, क्योंकि सिलेरी मसल्स भी मसल्स हैं, वो भी कमज़ोर होती हैं, जिस कारण वर्ष मैंने आपको बताया था पास का देखने के लिए मसल्स को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू। आप छत पे खड़े हो जाओ, स्टार्स देखो, अगर आपके यहाँ पे दिखते हैं तो, हमारे दिल्ली में तो खैर नहीं दिखते, स्टार्स को देखो तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, देखते रहो। लेकिन वहीं पे अगर आप किताब बहुत पास रख के पढ़ोगे दर्द होगा ना, क्योंकि पास का देखने के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, और कॉन्ट्रैक्शन एक डिफिकल्ट काम होता है मसल्स के लिए, पहली बात। दूसरी बात, बुढ़ापे में मसल्स कमजोर हो गई हैं, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं, पास का देखना मुश्किल हो रहा है। तो बुढ़ापे में, ओल्ड एज में सिलेरी मसल्स के वीक होने की वजह से अगर हमारा पास का विजन ब्लर होता है तो इस केस को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो अगर आपकी पास की नज़र जवानी में कमजोर हुई है तो इसे हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे, लेकिन बुढ़ापे में हुई है तो इसे प्रेस बायोपिया कहेंगे, समझे? अच्छा, अब बायफोकल लेंसेज क्या होता है? प्लीज बुरा मत मानना, बट सोचो, इमेजिन करो इस कमरे में, इस कैमरे में घर बैठे हुए बच्चों को जिसको भी मायोपिया है, और उनको मायोपिया हुए हुए लाइक 1 साल हो गया, नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो आप सब जानते हैं कि चश्मा अब नहीं हटेगा बिना ऑपरेशन के, ये सब आप जानते होंगे, ये सब आपको पता है भी, जा चुका होगा। कोई भी बाबा जी की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर लो, मतलब मैं इतना बड़ा चैलेंज तो नहीं दूंगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनको 1 साल से ऊपर हो जाता है, नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, 2-3 के ऊपर, उनके चश्मे मैंने कभी हटते हुए नहीं देखे। बाकी कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। अब आप सोचो, अब आपने अगर कोई ऑपरेशन नहीं कराया तो क्या ये बात कहना सही होगा कि आपको मायोपिया तो रहेगा ही बुढ़ापे तक भी? आपकी आपकी दूर की नज़र तो कमज़ोर है ही है। अब बूढ़े होते होते आपकी मसल्स भी कमज़ोर हुई तो आपकी पास की नज़र भी कमज़ोर हो गई, जो कि ज़रूरी नहीं है, सबकी पास की नज़र बुढ़ापे में कमज़ोर नहीं होती है। कई लोग स्ट्रांग होते हैं, अच्छा खाया पिया होता है, दिनचर्या अच्छा होता है, तो नहीं होती। बट मान लो आपकी पास की नज़र तो कमज़ोर, दूर की नज़र तो कमज़ोर थी ही थी, आपको मायोपिया तो था ही था बचपन से। अब आपको हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्रेस बायोपिया भी सॉरी हो गया है, जिसकी वजह से आपकी दूर की नज़र तो कमज़ोर थी लेकिन अब पास की भी हो गई। कंफ्यूज हो गए? सुनो, मान लो आपको चश्मा लगा हुआ है अभी, तो अभी आप जवान हो, आपको मायोपिया है, अब आप धीरे धीरे बूढ़े होगे, बूढ़े होगे, बूढ़े होगे, आपकी मसल्स कमजोर होंगी, तो आपको प्रेस बायोपिया भी हो सकता है। यानी आपकी दूर की नज़र भी कमजोर हो सकती है एक साथ, और आपकी पास की भी हो सकती है। अब अगर ऐसा हुआ तो आपको तो दो लेंस पहनने पड़ेंगे, क्योंकि पास की नज़र को ठीक करने के लिए हमें कन्वेक्स पहनना है, और दूर की नज़र ठीक करने के लिए हमें कनकेव पहनना है। तो ऐसे के लिए हम लोगों ने एक लेंस बनाए जिनको बायफोकल लेंसेज कहते हैं। शायद आपको दिख रहा हो, ये नीचे से कन्वेक्स होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, क्योंकि हमें पास का देखना है तो नीचे का देखने के लिए, यहाँ इस इमेज को छोटा करूँ क्या थोड़ा सा यार, इस इमेज को थोड़ा छोटा करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हाथ से भी एक लेंस बनाना चाहता हूँ। बट आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ से ये जो लेंस है और ये जो नीचे वाला लेंस है, ये कन्वेक्स हैं, ये पास का देखने के लिए है, पास का देखने के लिए। और ये जो है ये कनकेव है, ये दूर का देखने के लिए, दूर का। तो कन्वेक्स लेंस कहाँ का देखने के लिए है? नियर की चीज़ों को देखने के लिए। जब हम नियर की चीज़ें देखेंगे तो हमें प्रेस बायोपिया को ठीक करना है, यानी कि जो सिमिलर हाइपरमेट्रोपिया से, बस बस रीज़न ही तो अलग है, बीमारी तो सेम ही है, और करेक्शन भी कन्वेक्स लेंस पहन के होगा। तो पास का देखते तो ऐसे देखते हैं नीचे करके, तो इसलिए नीचे वाले हिस्से में कन्वेक्स लगाया हुआ है। दूर का देख रहे हैं तो सामने देख रहे हैं, तो इसलिए ऊपर वाले हिस्से में कन केव लगाया हुआ है। और ये फार की चीज़ें अगर देखनी हो, पेड़ पौधे देखने हो, रोड पे घूमता हुआ कोई जानवर देखना हो, पार्क में घूमता हुआ, और कोई पेड़ पौधे देखने हो, पेड़ पौधे के पीछे देखना हो, नहीं पीछे क्यों देखेगा, फिर कुछ भी देखना हो दूर का तो देखेगा, लेकिन पास का देखना हो, किताब पढ़नी हो, कुछ पढ़ना, मोबाइल देखना हो, तो उस केस में आप नीचे से देख सकते हो। तो ये बायफोकल लेंस, ऑल्दो अक्सर लोग बायफोकल लेंसेज इस्तेमाल नहीं करते, वो दो चश्मे साथ रखना पसंद बिल्कुल कर लेते हैं, कि हम दो चश्मे रख लेंगे, जब भी नॉर्मल रहना हो तो कनकेव दूर का देखने के लिए, और पास का कुछ भी पढ़ना हो तो वो कन्वेक्स पहन लेते हैं। क्योंकि रीज़न है ना,
क्योंकि आप खुद देख सकते हो चश्मा देखने में अच्छा नहीं है, मतलब मुझे तो नहीं देखने में अच्छा लगता है चश्मा, क्योंकि ये नीचे से अलग है ऊपर से अलग है, तो आंखें बहुत अजीब सी लगती हैं, चेहरा बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल इसको पहनना अवॉइड जो है वो करते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारे पास बायफोकल लेंसेज होते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारा ह्यूमन आई वाला जो हिस्सा है, ह्यूमन आई वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब हमारा जो हिस्सा बचता है वो है कलरफुल वर्ल्ड, और अब हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ भी जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो हम ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे थे, अब हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर लें और एक बार इतना रिवाइज कर लें, अगर आप इसको ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो। फिर हम आगे बढ़ के बात शुरू करेंगे किसके बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है जी, बट पहले एक बार ये सारा का सारा डिफेक्ट्स जल्दी से 1 मिनट में, ज़्यादा देर नहीं, 1 मिनट में खटाक से रिवाइज कर लो। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे अब इस चैप्टर का एकदम एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिस फेज का नाम है आप कह सकते हैं हम अब कलरफुल वर्ल्ड वाले टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं। बट उस कलरफुल वर्ल्ड टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे जानना होगा कि एक प्रिज्म से लाइट जो है वो किस प्रकार से रिफ्रैक्ट होती है। अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हमारे जब हम अभी प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन कराएंगे, इसमें जो कंसेप्ट्स लागू होंगे वो सारे कंसेप्ट सिमिलर हैं जो हमने लाइट चैप्टर में पढ़े। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन आई करने से पहले आपको जो आना ही चाहिए किसी भी हाल में वो लाइट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रिज्म हम लोगों ने बना दिया। इस प्रिज्म को हम लोग रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये तो ट्राइंगल है, बट आगे और पीछे एक ट्राइंगल होता है, लेकिन साइड में हमारे पास इधर इधर और इधर तो एक रेक्टेंगल है। अभी हम प्रिज्म के ऊपर काम भी करेंगे, लेकिन आई होप आपको पता हो कि साइड में और इधर क्या है। अभी मैं जब आपको प्रिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा तो मैं आपको उसमें ये भी दिखा दूंगा कि इधर 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 रेक्टेंगल है और सामने दो ट्राइंगल है। तो इसका नाम रेक्टेंगुलर प्रिज्म इसलिए पड़ा है क्योंकि लाइट एक्चुअली रेक्टेंगल फेस पे गिरने वाली है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास प्रिज्म है। अब अगर मैं इस प्रिज्म के ऊपर एक वाइट लाइट, मैं इसको बना भले ही चलो वाइट से बनाए थे, अब अभी अगेन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी कि वाइट लाइट फेंक रहा हूँ या क्या, वो आगे जाके आएगा डिस्पर्जन में। बट अगर मैं एक प्रिज्म में एक लाइट को गिरता हूँ, जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, तो ये हमारे पास नॉर्मल बनेगा। सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनती है जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, तो ये हमारे लिए नॉर्मल है। अगर हमारे पास ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट रे सीधा इधर जा रही थी, जैसे कि हम सब जानते हैं ये लाइट रे सीधा चली जाती। लेकिन क्योंकि लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, अब बाहर हवा है और अंदर आप सबको पता ही है क्या है, ग्लास है, तो ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो ये हमारे पास एंगल आई हो गया। पहली बात तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अब जब लाइट रे जैसे प्रिज्म में एंटर करेगी ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल है तो लाइट बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और ये हमारे लिए एंगल आर हो गया। ठीक है जी, अब जब लाइट रे दोबारा से ग्लास और प्रिज्म के सरफेस पे पहुंचेगी या ग्लास और एयर के सरफेस पे पहुंचेगी तो ये मैंने फिर से एक नॉर्मल बना दिया। अब लाइट रे जाएगी डेंसर से रेयर, पहले जा रही है रेयरर से डेंसर। अब याद करेंगे स्लैब में भी ऐसा ही हुआ था, अगर आपको स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट भी याद हो, पहले जा रही थी रेयरर से डेंसर तो बेंड हो रही थी टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर जा रहे थे डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस फर्क ये है कि इसका नॉर्मल इस तरफ ये तो लाइट रे अब नॉर्मल से दूर यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर बाहर आ जाएगी, नॉर्मल से दूर ऐसे करके बाहर आ जाएगी और ये हमारे पास एंगल ई बन जाएगा। तो बाकी सारे एंगल तो आप जानते ही हो, लेकिन ये जो एंगल ई है इसको हम लोग एंगल ऑफ एमरजेंस कहते हैं, इसको हम लोग एंगल ऑफ एमरजेंस कहते हैं, बाहर आना। और ये जो रे है इसको एमरजेंट रे कहा जाता है, एमरजेंट रे कहा जाता है। ठीक है जी, इसको एमरजेंट रे कहा जाता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये फिर बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ऐसे आगे। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दोनों सरफेस के बीच के बनने वाला, इसको ए यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये जो प्रिज्मस की जो दो साइड्स ऊपर वर्टेक्स पे आके मिल रही है, जो एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और अगर हमारा प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म है जो कि अक्सर होता है तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो जाता है। ऑल्दो 10th क्लास में इसकी वैल्यू से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल और है
और वो है एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो लाइट आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे, ये इधर जा रही थी, अगर ये प्रिज्म आया तो ये लाइट रे इधर चली गई, है ना। अगर ये प्रिज्म आया तो लाइट रे इधर चली गई। तो अगर मैं इसको पीछे मिलाता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये प्रिज्म ना होता तो इंसिडेंट रे यहाँ जा रही थी, लेकिन प्रिज्म आने की वजह से ये एमरजेंट रे यहाँ चली गई। तो अगर मैं इसको पीछे मिलाऊं तो ये हमारा जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये जो एंगल है डेल, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, ओहो 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 ओहो, नहीं इसको मैं जूम नहीं कर सकता, बट आपको ये समझना है। मैं इसको एक बार बड़े ब्रॉडली रेड से बना देता हूँ। ये मेरे पास इंसिडेंट रे है, ये मेरे पास इंसिडेंट रे है ना भाई, और ये मेरे पास एमरजेंट रे है, ये मेरे पास एमरजेंट रे है। तो इनके बीच का जो एंगल है, इसको हम एंगल डेल कहते हैं। बस आप उसको ही थोड़ा ऐसे समझो कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, और ये हमारी एमरजेंट रे हो गई। तो इनके बीच का एंगल डेल यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया जाता है। डेल यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कहलाया जाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इस प्रिज्म को नाम दूं लेट से एक्स, वाई और जेड, तो ये जो वाई जेड आप देख रहे हैं, इसको बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये जो वाई जेड है, इसको हम बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, लाइट हमेशा बेस की तरफ बेंड होती है। लाइट रे जब भी प्रिज्म में आती है, ये हमेशा बेस की तरफ बेंड होती है। मैंने आज से 13 साल पहले यूट्यूब में, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया था, इस लाइन को, बट मैंने 13 साल पहले मैं जब ये एक्सपेरिमेंट दिखाना शुरू हुआ था तो मैं इसको नॉर्मल बोलता था। फिर शायद 5-6 साल पहले, जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं कब, 5 साल 6 साल हो गए होंगे, एक मूवी आई थी सुल्तान, उसमें गाना आया था बेबी को बेस पसंद है। तो मैंने अपने ऑफलाइन सेंटर में या फेसबुक पर जाके OSR अकेडमी पे वीडियोस भी देख सकते हो, 5-6 साल पुरानी है, उसी साल ये मूवी भी आई थी। तो उसी साल मैंने वीडियो में बोला था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको यूट्यूब पे यूज़ किया था, और तब मैं यूट्यूब पे था भी नहीं। तो मुझे तो लोग वीडियो भेजते थे कि यार देखो यूट्यूब पे इसने यूज़ किया, तो मैं कहता था कि यार ये तो अच्छी बात है, लोगों ने फेसबुक से देख के यूट्यूब पे, तब मैं यूट्यूब पे था भी नहीं। और वो लाइन ये थी कि मान लो ये हमारी लेज़र है, क्योंकि मैं अभी आपको लेज़र से प्रिज्म में ये पास होते हुए दिखा रहा हूँ। तो मान लो जो लेज़र है, जो लाइट है, वो हमारी बेबी है, और बेबी को बेस पसंद है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा बेस की तरफ बेंड होगी। अगर मैं बेस उल्टा कर दूं, अगर मैं प्रिज्म को ऐसा कर दूं, तो भी लाइट रे हमेशा बेस की तरफ ही बेंड होगी, क्योंकि लेज़र को यानी कि लाइट रे को बेस पसंद है। तो ये डायग्राम के ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं। जब हमने फर्स्ट डे लाइट और ह्यूमन आई के MCQs किए थे, तो आप सबको शायद याद होगा कि इसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक्स वाई जेड, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एंगल, आपको ये डायग्राम गिवन आता है जिसमें आपको एक्स वाई जेड करके पहचानना होता है कि कौन सा एंगल एंगल ऑफ डेविएशन एंड ऑल है। तो ये सवाल एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। बोर्ड का सवाल था, वो भी ध्यान रखिएगा, तो इस साल भी आ सकता है। ये डायग्राम प्रॉपर लेबलिंग के साथ आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अब होता क्या है, अभी तो यहाँ पे नॉर्मल लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर हुई, उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रिज्म से लाइट हमेशा बेस की तरफ बेंड कैसे होती है। एक बार ये भी देख लेते हैं। चलिए, तो इस प्रिज्म को हम लोग रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यों बोलते हैं? ऑल्दो ये तो ट्रायंगल है, तो आंसर है ये तो ट्रायंगल है, ये तो ट्रायंगल, लेकिन लाइट यहां से निकल के यहां से बाहर आएगी, तो लाइट जाती है रेक्टेंगल सरफेसेस से, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ना कि ट्रायंगुलर। तो बेहतर विजन के लिए बोर्ड भी बंद कर देते हैं। आई होप अब आपको लेजर का पाथ दिख रहा हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरे हाथ में प्रिज्म है, जैसा कि शायद दिख रहा हो। अब मैं प्रिज्म के बेस को पकड़ के रख रहा हूं, तो जैसे ही, थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज, जैसे ही मैं लाइट को पास कराऊंगा प्रिज्म से, आप देख सकते हैं ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द बेस। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, इसके लिए आपको लाइट चैप्टर का वन शॉट देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट को, ये मेरी इंसिडेंट रे, जैसे इंसिडेंट रे हमारे प्रिज्म पे गई, ये बेस की तरफ बेंड हो गई। अब अगर मैं प्रिज्म को उल्टा पकड़ लूं और बेस को ऊपर कर दूं, तो आप देख सकते हो लाइट अभी भी बेस के तरफ ही बेंड होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लेजर हमारी बेबी है और बेबी को बेस पसंद है, तो ये हमेशा बेंड होती है टूवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। अंदर से ये लाल क्यों हुई है अभी हम छोड़ देते हैं,
कमेंट सेक्शन पे अगर किसी को आंसर पता हो। सॉरी ये तो गलत हो रहा है। अभी के लिए ये 12th का कंसेप्ट है कि अंदर से लाइट जो है वो रेड क्यों हो रही है, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये रेड क्यों हो रही है 12th का कंसेप्ट है। बट अगर मैं बेस को अपने प्रिज्म पे हाथ में पकड़ूं तो लाइट देख सकते हो आप टुवर्ड्स द बेस बेंड हो रही है। ओके डन। तो आई होप आपने देखा। अब हम बात करेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना की, और वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट कोई नया शब्द तो है नहीं, ये हम बचपन से समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि जब भी एक वाइट लाइट पास होती है एक प्रिज्म से या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से, तो वो 7 रंग में टूट जाती है। बिल्कुल, वाइट लाइट का 7 रंग में टूटना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, इसको भी हम इस ग्राइंडर की मदद से एक बड़ा ही प्यारी चीज़ देखेंगे। लेकिन वाइट लाइट में 7 रंग होते हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग से मिलकर वाइट लाइट बनती है। बट अगर मैं एक प्रिज्म से वाइट लाइट को पास कराता हूँ तो वो 7 रंग में टूट जाती है। तो सबसे पहले 2 सवाल मन में आएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि प्रिज्म से पास होने वाली वाइट लाइट 7 रंग में टूटती क्यों है, और सबसे ऊपर कौन सा कलर आता है और सबसे नीचे कौन सा कलर आता है, ये सारे सवाल हैं। तो सबसे पहली बात, ये वाइट लाइट हमारे, ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट ध्यान रखना। वाइट लाइट क्या होता है, सन से आने वाली लाइट लगभग वाइट होती है, ऑल्दो उसमें से कुछ कलर स्कैटर हो चुके होते हैं तो वो येलो दिखती है, बट अभी के लिए प्योर वाइट लाइट है। अब जैसे ही वाइट लाइट हमारे प्रिज्म में एंटर करती है तो क्या होता है कि लाइट बेंड होती है। अब जो रेड कलर होता है वो थोड़ा कम बेंड होता है, जो रेड कलर होता है वो थोड़ा कम बेंड होता है। वहीं पे वायलेट, आई होप आपको ये कलर दिख जाए इसके ऊपर, लेकिन वहीं पे जो वायलेट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। जो रेड कलर होता है वो कम बेंड होता है, और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा, और बाकी सारे इसके बीच में होते हैं। जैसे विब ग्योर के एकदम बीच में जो रंग होता है वो येलो कलर होता है। तो येलो कलर जो है वो कहीं आ जाता है। अब विब गियोर, जी जी पहले आता है विब गियोर से, तो ग्रीन कलर आ गया इधर, और ऑरेंज आ जाता है येलो के ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से, ये क्या बात है यार, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो ये अब देखो, ये डायग्राम बनाया भी लाया जा सकता है, पर बनाने के अपने मजे हैं यार, है ना। कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे भाई ने अच्छा डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया। ऐसे दूर से देखने में एकदम रेनबो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ यार, भाई की तारीफ कर देना थोड़ी, ठीक है। चलो, तो जैसे ही मैंने क्या किया, वाइट लाइट को पास कराया किस में से, प्रिज्म में से, तो ये 7 रंग में टूट गई। सबसे कम जो बेंड हुआ बेस की तरफ वो रेड था, सबसे ज्यादा जो बेंड हुआ वो वायलेट था। अब 2 सवाल मन में आ गए आपके। पहली बात तो, ये जो 7 कलर का पैटर्न है, ये जो 7 कलर का पैटर्न है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे नीचे वायलेट होता है, फिर ऊपर हमारे पास रेड होता है, उसके बीच में सारे कलर, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इस पैटर्न को, इस 7 रंग के पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी कहते हैं। और वाइट लाइट का 7 रंग में टूटना, इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि जो रेड कलर होता है, रेड कलर, उसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, वो मैक्सिमम होती है, और बेंडिंग जो होती है, बेंड होना, ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसलिए इसमें जो बेंडिंग है, जो डेविएशन है, वो मिनिमम होता है। वहीं पे वायलेट कलर जो होता है, इस वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ, वो मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। जो बच्चा वेवलेंथ भूल गया हो, एक वेव की लंबाई, क्रस्ट और क्रस्ट, ट्रो और ट्रो के बीच का डिस्टेंस, इसको वेवलेंथ, वर्ड तो ऑब्वियसली बात है सभी ने सुना हुआ, ये वर्ड तो किसी के लिए भी नया नहीं होगा। बट हाँ, वेवलेंथ हो सकता है आप भूल गए एग्जैक्टली क्या है। एक वेव की लंबाई को आप वेवलेंथ कहते हो, क्रस्ट से क्रस्ट का, ट्रो से ट्रो के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए इसमें जो बेंडिंग होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए इसमें जो बेंडिंग होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसलिए 7 रंग में टूट जाती है। बट एक सवाल मन में आता है कि अगर मैं व्हाइट लाइट को तोड़ता हूं तो 7 रंग बनते हैं, तो क्या अगर मैं 7 रंग को जोड़ दूं तो क्या वापस से व्हाइट बनेगा। अब ये क्या है, ये मेरे पास एक ग्राइंडर है, इसको मैं किराए पे लेके आया हूँ आप बच्चों के लिए, और मैं यहाँ पे ये 7 रंग की डिस्क बनाई है, 2 लाया हूँ मैं। गलती से अगर इसके अंदर घुमाते घुमाते एक फट जाए तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक साइंस को समझना है कि अगर मैं इस 7 रंग को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे घुमाता हूँ, अगर मैं इन 7 रंग को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे घुमाता हूँ, बहुत तेज़ी से घुमाता हूँ,
तो क्या ऐसा होगा कि हमें वाइट रंग मिले? क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन हमारे ह्यूमन आई की एक और प्रॉपर्टी है जो इस चैप्टर में नहीं पढ़ाई गई है, बचपन में पढ़ाई गई थी, कि अगर हमारी आंख के सामने से 1/16 सेकंड से पहले कोई चीज़ गुजर जाती है तो वो हमें एक ही नज़र आती है। जैसे वीडियोस, फ्लिप बुक्स इस पे काम करती हैं। तो अगर मैं इसको इतनी तेज घुमाऊं कि ये 1/16 सेकंड से पहले सब रंग आपकी आंखों के, तो आपको एक ही लगेंगे। एंड वी आर होपिंग सो कि ये हमें वाइट कलर दिखे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कैमरा का फ्रेम पर सेकंड बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बट फिर भी आप रफली समझ जाओगे कि इसका जो रंग है वो आपको वायलेट, वो आपको क्या दिखेगा, वाइट अपीयर होना। थोड़ा बहुत वाइट हो सकता है, थोड़ा ग्रेइश भी लगे, बिकॉज कमरे की लाइट पे भी फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत कलर यहाँ पे फैल गया है ग्रीन, तो बट हम इसको अगर रिकॉर्ड करें, और एक बार इसको रिकॉर्ड करते हैं, मैं यहाँ से इसको रिकॉर्ड करता हूँ और देखते हैं कौन से कलर का नजर आता है। चलो आप पहले इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने ये जो 7 कलर की डिस्क है, जिसको न्यूटन डिस्क कहते हैं, इसको हमने ग्राइंडर पर लगा दिया। अब एक बार इसे घुमाते हैं। आप इसे घर पे ट्राई मत करना हो कि यार इसके पेपर कभी कभार टूट जाते हैं, फट जाते हैं। टूटते थोड़ी पेपर, फट जाते हैं और इधर उधर लग सकते हैं, थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वाइटिश या ग्रेश कलर दिखा हो इसका, जब हमने इसको बहुत हाई स्पीड पे घुमाया। इसका मतलब 7 रंग को मिला दें तो वाइट भी बनता है। हाँ, तो लगभग लगभग जो इसका कलर हमें देखने को मिला वो वाइट है। मतलब मैं एग्जैक्टली वाइट तो नहीं कहूँगा, बिकॉज कॉम्पोजिशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कहीं पे कलर ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है, बट काइंड ऑफ वाइट है। तो यानी उल्टा भी है, अगर मैं वाइट लाइट को तोड़ता हूँ और 7 रंग बनाता हूँ तो उन 7 रंग को वापस से जोड़ के वाइट लाइट बन जाती है। और इसी के ऊपर न्यूटन जी ने यहाँ पे न्यूटन डिस्क तो बनाई, इसको न्यूटन डिस्क कहते हैं, न्यूटन डिस्क तो बनाई, लेकिन इन्होंने एक और काम भी किया था। वो क्या किया था, वो मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, फिर आप चाहे समझ जाना कि वो कहाँ का डायग्राम है। अब न्यूटन जी ने एक और काम किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक प्रिज्म लिया, ठीक है ना, ठीक है ना, और फिर एक और प्रिज्म लिया उन्होंने इधर, लेकिन इसको उल्टा कर दिया। अब इसको मैं उल्टा कैसे करूँ, इसको उल्टा भी कर सकते हैं क्या? ये बात, ये स्मार्ट बोर्ड के फायदे हैं यार, है ना। अभी हाथ से बनाने पड़ते होते डायग्राम, कोई नहीं, चलो बात एक ही, ठीक है। तो ये हमारे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चालाकी करी। चालाकी क्या करी उन्होंने, 2 प्रिज्म लिए, ठीक है। अब एक प्रिज्म पे जब उन्होंने कौन सी लाइट मारी, वाइट लाइट मारी, तो वो 7 रंग में टूट गई। सबसे कम जो बेंड हुआ वो रेड कलर था कि नहीं, और सबसे ज्यादा जो बेंड हुआ वो वायलेट कलर था कि नहीं, ठीक है। फिर जब इस लाइट को वापस से पास कराया तो क्या देखा कि रेड, फिर अब बेस ऊपर है तो रेड कलर बेस की तरफ बेंड हो गया और वायलेट कलर भी बेस की तरफ बेंड हो गया। बट कमाल की बात ये थी कि ये जो 7 रंग थे ये वापस से मिल गए और इन्होंने कौन सी लाइट बना दी, वाइट लाइट। यानी पहले वाइट लाइट 7 रंग में टूटी और फिर 7 रंग वापस से जुड़ गए, क्योंकि प्रिज्म उल्टा कर दिया ना, और फिर से 7 रंग में टूट गए और इन्होंने वापस से वाइट कलर बना दिया। तो इस तरीके से भी इन्होंने दिखाया कि 7 रंग वापस से जोड़ दो तो वाइट कलर बन जाता है। दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। अब अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो रेनबो भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। रेनबो कब बनता है, जब हवा में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी या बारिश हो और धूप भी हो। होता क्या है भाई, ये सन है, ये रेन ड्रॉप है। अब रेन ड्रॉप जो है वो एक छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती हैं। तो जैसे ही लाइट रेन ड्रॉप में एंटर करती है, अच्छा फैक्ट के बारे में बात करूं तो लाइट में सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है। इस फिनोमिना को TIR कहते हैं। आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, अगेन फैक्ट बोल रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है यहाँ तो हो रहा है रिफ्रैक्शन, लाइट आप देख सकते हो बेंड हो रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है। बट ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है, इसको TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट एक्चुअली यहाँ पे कुछ होता है, आप इसको भी रिफ्लेक्शन कह लो। बट उससे इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है यहाँ पे। ये 7 वाइट लाइट जो कि सन की वाइट लाइट है वो लगभग लगभग 7 रंग में टूट जाती है और रेड और वायलेट कलर ऊपर नीचे आते हैं और हमें एक रेनबो फॉर्म करके देते हैं। आओ यही रेनबो एक बार प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करा के भी हम देख सकते हैं। अगर मैं प्रिज्म में से वाइट लाइट पास कराता हूँ तो ये क्लियरली तो नहीं दिखेगा, बट थोड़ा बहुत आपको दीवार पे, बहुत हल्के से आपको दीवार पे एक रेनबो फॉर्म होगा। अगर मैं प्रिज्म को रेन ड्रॉप मान लूँ, रेन ड्रॉप को प्रिज्म, और वाइट लाइट अपने टॉर्च से उस पर मारूं तो आपको दीवार पे एक बहुत हल्का सा रेनबो दिखेगा। आओ एक बार ये भी देख लेते हैं।
मेरे पास प्रिज्म है और ये मेरे पास सन की लाइट मान लो, ये रेन ड्रॉप मान लो। और देखते हैं रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो जब मैं प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराऊंगा तो शायद आपको बोर्ड पे दीवार पे दिख रहा हो, सबसे ऊपर रेड लाइट है और सबसे नीचे हल्की हल्की वायलेट है। यार ऑब्वियस सी बात है, उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन सबसे ऊपर रेड है, बीच में येलो है और हल्का हल्का नीचे अगर आपको ये देखें, अगर हम ये, तो हल्का हल्का नीचे वायलेट कलर आपको दिख रहा होगा। तो दिस इज आर रेनबो और शेप भी इसकी बिल्कुल रेनबो यानी पैराबोलिक जैसी ही है। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। तो तो रेनबो कब फॉर्म होता है? पहली बात, रेनबो में कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व है? रिफ्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, डिस्पर्जन और एक छोटा सा फिनोमेना TIR। और रेनबो कब दिखता है? जब धूप और बारिश एक साथ हो और हमेशा सन आपकी बैक साइड पे होना चाहिए क्लियरली अगर रेनबो देखना है तो, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है, इसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है जल्दी हो रही है तो एक बारी आप वीडियो को पॉज करके पिछला पढ़ते रहे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है भाई। मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मान लो रिफ्रैक्शन तो आपको याद है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है, कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको हमने क्या कहा हुआ है? रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? आप सबको शायद ये पता ही होगा कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की अलग 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 लेयर्स हैं। तो अब हर एक एटमॉस्फेयर की लेयर की जो डेंसिटी है वो सेम है या अलग है? तो आंसर है हर एक एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है लेयर की वो अलग है। कोई लेयर ज़्यादा डेंसर है और कोई कम। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस लेयर में इंसान रहते हैं उसके पास की लेयर ज़्यादा डेंसर है और ऊपर की जो लेयर है वो रेयर। ऑल ये वेरी करती रहती है ना, वेदर चेंज होता रहता है, बट हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो अलग अलग डेंसिटी की हैं। तो जब बाहर से स्टार से या सन से कोई भी लाइट आएगी तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि लाइट बेंड होगी? क्योंकि अलग अलग डेंसिटी अगर है, कोई डेंसर है लेयर, कोई रेयर है, तो सबकी डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से जैसे ही एटमॉस्फेयर में लाइट एंटर करेगी, अब जरूरी नहीं है बाहर से ही आए, हमारी धरती की लाइट रेज भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन करती है। मैं भी आपको एग्जांपल भी दूंगा, बट पॉइंट को समझना है, जब भी लाइट रे बाहर मतलब कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स की वजह से रिफ्रैक्शन करती है, इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कभी आप किसी तंदूर पे रोटी लगवाने गए हों तो आपने कभी, मैं जब भी तंदूर में रोटी लगवाने जाता हूँ मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक काम करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे और तो कुछ टाइम पास करने के लिए होता नहीं है। तो तंदूर के एकदम ऑपोजिट साइड पे खड़े हो जाओ जहाँ भैया रोटी लगा रहे हैं और आप ध्यान से तंदूर को देखना, तो तंदूर से भाप निकल रही होती है जिसकी वजह से भैया भी ऐसे हिलते हुए नजर आते हैं। तो मैं तो अपने कान में नोरा फतेही का सॉन्ग लगा लेता हूँ और मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि मेरे सामने नोरा फतेही रोटियां लगा रही है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है उसको देखना, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। वहां पे एक्चुअली क्या हो रहा होता है आपको पता होगा, याद होगा कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज हो रही होती है, क्योंकि गर्म हो रहा है ना, गर्म होने से डेंसिटी चेंज होती है जिसकी वजह से लाइट रिफ्रैक्ट करने लग जाती है एटमॉस्फेरिक और अंकल हिलने लग जाते हैं। और अगर आंटी रोटी नहीं नहीं ज़्यादा हो रहा, सॉरी, बात समझ गया, बात समझ गया। अब मैं इसको एक लाइटर की मदद से दिखाऊंगा। मैंने कभी भी ये किया नहीं है, देखते हैं कितना अच्छा रिकॉर्ड होता है। मैं लाइटर की मदद से कुछ अल्फ़ाबेट्स को आपको दूसरी तरफ से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा बहुत वो लाइटर या कोई भी आग का सोर्स लेते हैं, बड़ा का सोर्स लेते हैं, 2-4 लाइटर या कैंडल लेके, या गैस के चूल्हे के साथ भी कर सकते हैं। आओ गैस के चूल्हे के साथ करके देखते हैं। इसके लिए मुझे किचन में जाके कैमरा रिकॉर्ड करना होगा, तो यहाँ पे कट मार रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो किचन में जाके इसको रिकॉर्ड करते हैं, चूल्हे के पीछे कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ शब्द, कुछ नौरा फतेही कोई भी हम लगा के देखते हैं और देखते हैं कि हमें आर पार कितना अच्छे से नज़र आ रहा है। चलिए, तो यार चूल्हे से मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन कैंडल से काम चला रहे हैं। कैंडल के पीछे आपको गणेश जी दिख रहे होंगे, ध्यान से अगर आप देखो तो गणेश जी की जो इमेज है या किसी और भगवान की, शेरा वाली माता की, आपको हल्की हल्की हिलती हुई नज़र आएगी, हल्की हल्की, क्योंकि एक्चुअली डेंसिटी चेंज हो रही है जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है और लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है। डन। तो आई होप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है ये आप समझ गए। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर की वजह से लाइट का रिफ्रैक्ट होना इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे फिनोमिना जो है वो बेस्ड हैं, लाइक एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब ये क्या चीज़ है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये हमारे पास है बच्चों अर्थ मान लो, है ना, अर्थ मान लो इसको, ठीक है, अर्थ मान लो। हम सब जानते हैं कि हम इनफाइनाइट तक का देख सकते हैं,
इन्फानाइट तक का देख सकते हैं, और ये अर्थ पे आप खड़े हो। अगर हम इन्फानाइट तक का देख सकते हैं तो मैं अपने घर की छत पे खड़े होके बुर्ज खलीफा को क्यों नहीं देख पा रहा हूं? तो आंसर है क्योंकि एक होता है हॉराइजॉन, हॉराइजन, हॉराइजॉन, कुछ भी प्रोनाउंस कर लो इसको। तो हम अपने हॉराइजॉन के नीचे नहीं देख सकते हैं, ये हमारा हॉराइजॉन है। अब आप इसके नीचे कोई भी चीज होगी तो वो नहीं देख पाओगे। अब अगर ये सन है, मान लो अभी आपके देश में जो सन है, देश कह रहा हूँ, स्टेट कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, वहां पे सन राइज नहीं हुआ है ना, अभी सन राइज नहीं हुआ है, होने वाला है। तो आपको नहीं दिखना चाहिए क्योंकि वो अभी आपके हॉराइजॉन के नीचे है, तो वो आपको नहीं दिखना चाहिए, है ना भाई। आपके अभी वो हॉराइजॉन के नीचे है तो अभी आपको वो नहीं दिखना चाहिए। अब होता क्या है कि हमारे अर्थ के आसपास, मैंने अभी आपको बताया, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर की वजह से जब भी सन से लाइट रे निकलती है, अब ये लाइट रे को वहां जाना चाहिए था, आपकी आंख में एंटर नहीं करना चाहिए था, आपको ये सन नहीं दिखना चाहिए था। बट लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, और बेंड होके लाइट रे हमारी आंख के अंदर एंटर कर जाती है। अब हम ये लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारी आंख में जहां से लाइट रे एंटर करती है, हमें तो चीजें वहां नजर आती हैं। तो हमें सन, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, और ये सन की एपरेंट पोजीशन है, यानी कि नकली पोजीशन है। सन यहाँ पे हमें दिख रहा है, सन यहाँ पे है नहीं, सन यहाँ पे हमें दिख रहा है, सन यहाँ पे है नहीं, ये उसकी एपरेंट पोजीशन है। बात समझ में आई? अच्छा, तो ये इस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन हमें अपने समय से 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही डूबते वक्त, अब सन डूब गया, यहाँ सेम रिफ्रैक्शन होगा और सन हमें 2 मिनट डूबने के बाद भी दिखता रहेगा। इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, यानी सन हमें अपने समय से पहले और बाद 2-2 मिनट तक दिखता है। इसके क्या फायदे हैं क्या नहीं वो बात की बात है, बट हाँ, ये एक फिनोमिना है जो हमें देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। फिर आता है हमारे पास एक और फिनोमिना है जो कि शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यहाँ पे मिस हो गया है शायद, और वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना। तो कहीं पे आप ये लिख लीजिए, पीपीटी में नहीं आया है। इसकी एक और एप्लीकेशन भी है और वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब स्टार्स जो है वो भी इसी प्रिंसिपल पे ट्विंकल करते हैं। अब अगर ये अर्थ है, ठीक है ना, स्टार्स जो है इसी प्रिंसिपल पे ट्विंकल करते हैं। अब ये अर्थ है, और अगेन अर्थ पे आप जो है वो खड़े हुए, आप जो है वो खड़े हुए, अर्थ से लगभग बड़े आप लग रहे हैं मुझे, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, स्टार है, क्या है, स्टार है, और एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं। अब होता क्या है, स्टार से कोई भी लाइट रे निकलती है और आपकी आंख में एंटर कर जाती है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये कहना सही है कि एटमॉस्फेयर कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है? हवाएं चलती रहती हैं ऊपर नीचे हर जगह, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर हर सेकेंड हर मिनट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कभी लाइट ज़्यादा बेंड हो जाएगी, कभी लाइट कम बेंड होगी। तो कभी आपकी आंख में स्टार से लाइट ज़्यादा जाएगी और कभी आपकी आंख में स्टार से लाइट कम जाएगी, जिसके कारण वर्ष स्टार से कभी आपकी आंख में अगर लाइट कम गई, कभी ज्यादा गई, कभी कम गई, कभी ज्यादा गई, कभी कम गई, कभी ज्यादा गई, तो ऐसा लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, बट स्टार ट्विंकल करता नहीं है, वो अपीयर होता है। बात समझ गए? तो ये खेल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। As due to atmospheric refraction, the amount of light entering the eye changes ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चेंज इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से वो ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? क्योंकि प्लैनेट्स हमसे बहुत करीब हैं। कई बच्चे बोलते हैं प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सन के पास भी तो खुद की लाइट है, वो थोड़ी ना ट्विंकल करता है। बट प्लैनेट हमारे बहुत करीब हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी बड़े हैं, सन भी काफ़ी बड़ा है। ये पॉइंट सिर्फ, ये जो टॉपिक है वो सिर्फ पॉइंट सोर्सेज के लागू होता है, एक छोटे से सोर्स के लिए। अगर सोर्स बहुत बड़ा होगा, अब जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट है, मैं कितना भी दूर चला जाऊं मेरे को ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आएगी ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा सोर्स है, इससे कोई ना कोई लाइट हमारी आंख में एंटर होती ही रहेगी। सन इतना बड़ा है, मून इतना बड़ा है कि उनसे क्योंकि हमारे पास हैं इसलिए बड़े हैं। वैसे तो वो छोटा है मून स्टार से, बट वो हमारे पास इतना है कि ये बड़ा दिखता है। तो एज अ रिजल्ट वो इतना बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है हमारे लिए कि कोई ना कोई लाइट उससे हमारी आंख में एंटर करेगी करेगी, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन पता भी नहीं लगता है हमें, तो इसलिए वो ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक है जी, ओके जी।
अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, विच इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये 9th क्लास में भी हमने पढ़ रखा है, तो इस पर मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं मारूंगा, इसके एप्लीकेशन पे मारूंगा। जब एक पार्टिकल का साइज काफ़ी बढ़ जाता है, जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बढ़ जाता है, जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बढ़ जाता है और उस पर कोई भी लाइट आके टकराती है, तो आपको शायद पता हो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है, फैल जाती है। इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जब भी लाइट एक बड़े पार्टिकल पे जाए, टकराए और अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाए, दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक है जी। अब लिखा भी हुआ है पार्टिकल का साइज बड़ा होना चाहिए 1 नैनोमीटर, तभी ऐसा होगा। अब ये भी याद होगा, ये शब्द तो कौन ही भूलेगा, जो भी बच्चा 9th क्लास पास करके आया, मुझे नहीं लगता वो ये शब्द जीवन में कभी भूलेगा, और वह टेंडल इफेक्ट। जब भी लाइट स्कैटर होती है तो लाइट का पाथ यानी कि रास्ता विजिबल हो जाता है, जिसको हम लोग टेंडल इफेक्ट कहते हैं। जब भी लाइट स्कैटर होती है तो उसका रास्ता, उसका पाथ विजिबल हो जाता है, जिसको टेंडल इफेक्ट कहते हैं। अब टेंडल इफेक्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक लेजर और बॉटल से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले आओ चलो देखते हैं, इसकी लाइटें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है जी, चलो। अब अगर मैं इस लेजर पॉइंटर को इस बॉटल के अंदर से पास कराऊंगा तो आपको इसके अंदर से लेजर जाती हुई नजर नहीं आ रही होगी, जाती हुई नजर आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर अभी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से काफी ज्यादा छोटा है, तो लाइट स्कैटर नहीं हो पा रही। हो सकता है बॉटल के एंड्स पे नजर आ रही हो, लेकिन बॉटल के अंदर नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं एक कमाल की चीज आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी धूप बत्ती जला लूं और धूप बत्ती जला के अगर मैं इस बॉटल के अंदर धुआं क्रिएट कर दूं, धुएं के जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से काफ़ी बड़ा होता है, तो लाइट जो है वो स्कैटर होना शुरू हो जाएगी। और जब लाइट स्कैटर होगी तो स्कैटर होने के बाद हमें टेंडल इफेक्ट भी दिखेगा भाई। तो मैं इस बॉटल के अंदर धुआं जो है वो इकट्ठा कर रहा हूं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और धुआं क्रिएट करते हैं, आई गेस इतना बहुत होगा। हाँ, अब अगर मैं इसके अंदर से लेजर को पास कराता हूं तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर से लेजर का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा। शायद अब आपको इसके अंदर से, पहले इसके अंदर से पाथ नहीं दिख रहा था, बट अब इसके अंदर से पाथ दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि दिखाता है कि जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाता है, तो लाइट स्कैटर करती है, लाइट स्कैटर करती है और उससे टेंडल इफेक्ट शो होता है। तो आई होप आपने देखा, क्या देखा आपने? ये देखा कि जब हमने लाइट बॉटल में मारी तो क्या हुआ, नहीं दिखी, लेकिन जब हमने धुआं करा तो दिख गई। तो यही तो टेंडल इफेक्ट है। तो टेंडल इफेक्ट इज बेसिकली जब लाइट स्कैटर हो तो उसका पाथ विजिबल हो जाए, उसका पाथ विजिबल हो जाए। धुआं लाइट को स्कैटर कर रहा था, जिसकी वजह से लाइट का रास्ता यानी कि पाथ विजिबल हो गया। दिस इज नोन एज टेंडल इफेक्ट, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छे अच्छे फिनोमिना है टेंडल इफेक्ट के ऊपर। क्या मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूंगा, ये नोट का पॉइंट, आगे के सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाएगा। वो क्या है? कलर विद स्मॉलर वेवलेंथ, विद स्मॉलर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड इजीली, इज स्कैटर्ड इजीली। ऐसा कलर जिसकी वेवलेंथ छोटी है वो बहुत आसानी से स्कैटर हो जाता है, जैसे कि आप सबको पता है वायलेट। एंड कलर विद लार्ज या लॉन्ग वेवलेंथ इज स्कैटर्ड लीस्ट। जिसका रंग, जैसे कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम स्कैटर होगा। आपको आंसर पता है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को समराइज करूं तो रेड जो है वो लीस्ट स्कैटर होता है, सबसे कम फैलता है, और वायलेट या ब्लू कलर जो है ये सबसे ज्यादा यानी मोस्ट स्कैटर ये होते हैं, सबसे आसानी से ये फैलते हैं। और यही रीजन है बच्चों कि जो आसमान होता है वो नीले कलर का होता है। आसमान नीले कलर का क्यों दिखता है? सन से जो लाइट आती है वो वाइट लाइट होती है, और वाइट लाइट जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है उससे सारे के सारे रंग जो हैं वो स्कैटर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से रेड, ऑरेंज,
और येलो ग्रीन, ये सारे कलर सबसे मुश्किल से स्कैटर होते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ बड़ी है, और रेड तो सबसे मुश्किल से। लेकिन शुरू के रंग यानी वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, इनकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो ये सबसे आसानी से स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे आसमान को नीला कर देते हैं। तो आंसर क्या है? क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू यानी कि ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है, वो बहुत आसानी से स्कैटर करता है, जिसकी वजह से पूरे आसमान में फैल जाता है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा जो स्पेस होता है वो ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, फैलेगी नहीं। लाइट स्कैटर नहीं होगी, फैलेगी नहीं, तो आपको सबको पता है, आपको दिखेगी नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके ओके, डन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अगला एप्लीकेशन। सारे खतरे के सिग्नल लाल रंग से क्यों बनाए जाते हैं बच्चों? सारे खतरे के, देखो बेटा, जितने भी खतरे के सिग्नल हैं इस दुनिया में, चाहे वो रेड लाइट हो, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल, वो ट्रेन को रोकने वाला हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती हो, चाहे डेंजर का साइन हो, ये चाहे बेटा दुल्हन की शादी का जोड़ा हो, ओह सॉरी यार, इतना भी सच नहीं बोलना था। कोई भी बेटा मजाक कर रहा था बेटा, लाल रंग प्यार का भी होता है, हमेशा खतरे का ही नहीं होता है बस। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरी बीवी साइड में बैठी है बेटा, अब आप समझ जाओ बेटा। छोड़ो, कहने का मतलब है लाल रंग खतरे का रंग होता है, हमेशा खतरे के सिग्नल लाल रंग से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग सबसे कम स्कैटर होता है, तो दूर तक चला जाएगा, दूर तक चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई खतरे का सिग्नल नीले रंग से बना दूं तो वो तो स्कैटर ही हो जाएगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा इतनी दूर से कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन लाल रंग सबसे कम स्कैटर होता है, इससे सबसे खतरे के सिग्नल इससे बनाए जाते हैं। और जब सन उग रहा होता है या डूब रहा होता है, जब सन उग रहा होता है या डूब रहा होता है, तब वो हमें क्यों रेडिश कलर का नजर आता है? तो आंसर है, अगर ये अगेन अर्थ है और आप यहाँ पे हो, तो जब सन उगता है तो ऐसा होता है, फिर वो चलता है चलता है चलता है चलता है और डूबता है तो ऐसा होता है। तो जब वो उग रहा होता है और डूब रहा होता है, वो हमसे सबसे ज्यादा दूरी पे होता है। लेकिन जब वो हमारे सबसे ऊपर होता है तो सबसे पास होता है। अब जब वो उग रहा होता है और डूब रहा होता है, वो इतना ज्यादा दूर होता है कि लगभग सारे कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कलर स्कैटर हो चुके होते हैं, फैल चुके होते हैं। लेकिन रेड, ऑरेंज और येलो, ये वाले कलर बचते हैं जो कि सन को एक रेडिश अपीयरेंस देते हैं, बिकॉज सारे कलर स्कैटर हो चुके हैं, इतना फैल चुके हैं कि अब वो बहुत दूर हो गए। लेकिन सन में अभी भी ये तीन कलर बचे हैं, तो सन की जो रिमेनिंग लाइट बच जाती है वो रेडिश बच जाती है। इसलिए राइज और फॉल होते हुए सन हमें रेडिश कलर का नजर आता है, और दोपहर के समय पे एग्जैक्टली वाइट कलर का नजर आता है। और ये वही सवाल है। एंड फाइनली बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। 2 बार क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया है। फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है कि कहाँ पे खत्म होता है कि जो सन है वो वाइटिश नजर आता है जब वो सबसे ऊपर होता है। तो आई होप ये वन शॉट आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, आपके डाउट्स पूरे हुए हों। अभी मैंने यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए हैं। न्यूमेरिकल बोले तो इसमें ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल भी हैं। ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल लेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड हैं, वो मैं आपको कराने वाला हूँ मंडे के सेशन में, तो मिस मत कीजिएगा। मंडे को लाइव सेशन होगा, मिस मत कीजिएगा। और क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कैसे हम घर पे पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सा चश्मा पहनना चाहिए, कितनी पावर का, और डॉक्टर तो बताते ही हैं, डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं वो सब। तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे मंडे के सेशन में। आई होप आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो। प्लीज़ मंडे तक ये पूरा वन शॉट देख लीजिएगा, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो शायद देख लिया होगा आपने, अगर स्किप नहीं किया है कुछ तो हर एक चीज़ को देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वन शॉट ऐसे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं बच रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब एक बार अगर आपने वन शॉट देख लिया तो फिर आपको एग्जाम के दिनों में ही रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वन शॉट के साथ साथ आपको लाइव सेशंस भी अटेंड करने होंगे। क्यों करने होंगे आपको पता है, उसका रीज़न है क्योंकि हम लोगों को वन शॉट का फ़ायदा तभी होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि फ्राइडे को अगर आप ये वन शॉट आज अगर अपलोड हुआ और आज ही देख रहे हो यानी कि वेडनेसडे को, तो फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को मैं और रीमा मैम लाइव जा रहे हैं यूट्यूब पे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं साइंस वर्सेस एसएसटी की वॉर के लिए सेशन लगा दिया गया, आप जाके चेक कर सकते हैं लाइव। और अगेन मस्ती के साथ बहुत कुछ सीख के जाएंगे, नए नए क्वेश्चंस लाएंगे जो हो सकता है आपने कभी ना देखे हो, और हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाए। तो सेशन अटेंड कीजिएगा, 10th क्लास के एसएसटी और साइंस के सवाल होंगे, ठीक है। तो 2 लाइव सेशंस आ रहे हैं, फ्राइडे को 9 बजे और मंडे को 9 बजे। मंडे 9 बजे मैं मिल रहा हूँ ह्यूमन आई के लिए, फ्राइडे को एसएसटी वर्सेस साइंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। वन शॉट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन पे प्यार छोड़िएगा। थैंक यू।